कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आपका जो गणित है उसका अध्याय 1 जो है वास्तविक संख्या है। एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर 1, ठीक है, पूरा एक एक क्वेश्चन कराऊंगा उदाहरण सहित। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। एक ही वीडियो में आपको इसके अलावा कोई अतिरिक्त देखने की जरूरत नहीं। इसके नोट्स और पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए सबसे पहले अपन एक्सरसाइज को देखते हैं। तो इसमें 2 एक्सरसाइज है केवल। एक तो है आपकी 1.1, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के हैं, इसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरी एक्सरसाइज है आपकी 1.2 जिसमें केवल 3 क्वेश्चन है। चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है प्रश्न को यहाँ पर से। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो संख्या है इनको क्या करना है, अपने को अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहला सवाल देख सकते हैं 140। तो देखिए सबसे पहला सवाल है आपका 140 और 140 के अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकलेंगे? देखिए इस तरीके से, जो आपने बचपन में बहुत बार सीखा भी है। 140 लिखना है इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपने को 2 से भाग देना है। इसमें किससे देना? 2 से। फिर 2 के बाद में यदि 2 से नहीं जाएगा तो फिर बारी रहेगी 3 की। ठीक है, यदि अपन इसमें 2 से भाग देंगे पूरी तरह, 2 से जाएगा तो 2 से देंगे, फिर 2 से नहीं जाएगा तो फिर किसकी बारी रहेगी? 3 की। 3 के बाद में आपको देना है 5 से, और 5 के बाद रहेगा 7, 7 के बाद रहेगा 11, ठीक है, और 11 के बाद में रहेगा आपका 13, 13 के बाद में क्या है? 17 और 19, ठीक है, 19 के बाद में जाएगा आपका 23, 29 और 31। बस इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, 17 19 तक अपना काम 10th में हो जाएगा। ध्यान रखना लिस्ट। यदि 2 से भाग नहीं जाएगा तो किससे देंगे? 3 से, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से, 7 से नहीं गया तो 11, 11 के बाद 13 से नहीं गया तो 17 से नहीं गया तो 19 से भी नहीं गया तो 23, और 23 से नहीं गया तो 29, और 29 से नहीं गया तो 31। बाकी अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर 19 से आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 की। तो यहां से देखते हैं 2 से, 2 सते 14 और 0 वैसे की वैसे। फिर देंगे 2 से, 2 त्या 6, ठीक है, 2 त्या 6, और बचा कितना? 1 बचा, तो बच गया 10, तो 2 पंजे 10। अब देखो, अब 2 से देखो, 2 एक अन्ना 2, क्या बच गया? 15। तो नहीं आए 2 के पाड़े में, तो अब किसकी बारी? 3 की, ठीक है, तो 3 से देंगे तो 3 एक अन्ना 3, और फिर 5 बच जाएगा। 3 से भी जाएगा, फिर अब किसकी बारी? 5 की। तो यहाँ से देखो 5 से, तो ये अपने देखा 5 5 सते, और 7 तो किसके पाड़े में आए? 7 के में आए, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन है? ये जो इधर वाले है ना, ये इन्हीं को कहते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलो अब इसको लिस्ट में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 140 के गुणनखंड। क्या निकले इसको 140 के गुणनखंड बताओ? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब जिसका जोड़ा बन जाए उसको घात 2 लिख दो। यदि यहाँ पे मैं बोलूं कि 2 की घात 2, इसका मतलब क्या है? 2 गुणित 2। 2 की घात 5 लिखा, इसका मतलब क्या है? ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। कितनी बार है? मतलब 5 बार गुना में है। यहाँ पर कितनी बार गुना में है? 2 बार। तो इसको कैसे लिख दूं? 2 की घात 2 गुणित 5 और गुणित 7। बस इसके आगे तो नहीं होगा। चलो तो यही क्या है हमारा? बस ये पहला सवाल ऐसा आएगा, और 2 नंबर में 100% एग्जाम में आता भी है। चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल देखो, ये देखो दूसरा सवाल 156, ठीक है। अब 156 के गुणनखंड निकालने हैं, सेम इसी तरीके से। जल्दी से बोलो फटाफट, अब तुमको करना है, थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। ये दूसरा सवाल है, कितना है? 156 के गुणनखंड। चलो यहाँ लगाओ निशानी। 156 बोलो किससे देंगे? पहले 2 से, 2 से चल जाएगा तो 3 से नहीं देंगे, अभी 2 से देंगे, फिर 2 से आएगा तो 2 सते 14, कितना बच गया? 1, कितना बन गया? 2 अठे
फिर अपन देंगे, फिर 2 से दिया, 2 तिया 2 इनाम, पक्का। ठीक है, अब 2 से जाएगा नहीं, तो 2 एक अन्ना 2 और हाँ तो 3 की बारी, तो 3 से देंगे तो 3 एक अन्ना 3 और 3 तिया 9। अब 13 जो है देखो 13 है, 17 है, ठीक है, 19 है, 23 है, ये ऐसे पहाड़े हैं, मतलब ऐसी संख्याएं हैं जो खुद के ही पहाड़े में आएगी। तो 13 का 13 से देंगे, 13 करना क्यों, कौन कौन सी संख्या निकली जल्दी बताओ फटाफट बोलो। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है, अब इसको और अच्छे से लिख दो, तो जोड़ा बन गया, तो 2 की घात क्या लिख दूं 2। यदि 2 3 बार रहता तो 2 की घात 3 लिखा दी, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 5 बार रहता तो 2 की घात 5, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13 अंश। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे अपन तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है उसको भी देखो समझो। इसमें है 3825, 3825। चलो लिखो, तीसरा सवाल यहाँ पे लिखेंगे 825 के गुणन, ठीक है, बोलो 3825। देखो पहले 2 से देखे, देखो तो 2 का नियम ये है, कभी इसकी ट्रिक देखें अपन, तो 2 का नियम ये है कि सबसे पीछे की जो संख्या है वो उसमें 2 का भाग देके देख लो, 2 का पहाड़ा बोल लो, 2 को 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 5 आया, मतलब आ जाए तो 2 से भाग दे दो। पीछे की संख्या यदि 2 रहती, देखो यहाँ कितना था 6 था, तो 2 को 2 2 दूनी 4, 2 तिया आ गया, मतलब 2 से चले जाएगा। यहाँ देखो 0 का मतलब क्या है 10, क्योंकि 2 पंजे 10, तो 2 आ गया 2 के पहाड़े में, पर यहाँ आ रहा क्या नहीं आया, तो नहीं आ रहा, तो भैया अपन अब किसकी बारी 3 की बारी, तो 3 से 2 तो 3 एक अन्ना 3, 3 दूने 6, कितना बच गया 2, 3 सते 21 और 1 बच गया, और 3 पंजे 15। ठीक है, चल जाएगा 3 से, करके देखो 3 से कैसे जाएगा, 3 एक अन्ना 3, 3 दूने कितना बच गया 2, तो 2 बचा तो कितना बन गया 22, 3 सते 21 और 3 पंजे 15। ठीक है, फिर देखे देखो 3 से देंगे, 3 चुकू 3 दूने, ठीक है, 1 बच गया, 3 पंजे हुआ, फिर अपन देंगे 3 से, फिर से 3 एक अन्ना 1 बच गया, 3 चुकू कहाँ बन जाएगा 15, देख यहाँ से 3 एक अन्ना 3 और ये बन गया कितना 12, 3 चुकू 12, खत्म, तो फिर 5 ही बचा। तो जब ऐसी कंडीशन रही नहीं तो फिर किसकी बारी 5 की, तो 5 40, 2 बच गया 55, फिर इसको भी 5 से 2, 5 एक अन्ना 5, कितना बच गया 3, 5 सते किसकी बारी 17 एक अन्ना। ठीक है, बताओ संख्या बताओ जल्दी से, 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17, बोलो जल्दी से, अब 3 गुणित 3 यानी 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17 आंसर। ठीक है भैया, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चौथा सवाल जो है, वो चौथा सवाल क्या कह रहा है उसको देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो 5005। अब देखो भैया है ना, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पर देख लीजिए ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं और बाकी जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, ये दोनों सवाल आपको करने हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं बता देता हूँ। देखो 5005 के जो गुणनखंड निकलेंगे आपके, वो निकलेंगे, ध्यान से सुनना आप, है ना, 5005 के जो गुणनखंड निकलेंगे वो निकलेंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, यानी कि 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। ये किसका निकलेगा 5005 का। अब इसी तरीके से आपको करना है 7429। इसके लिए आपको कैसे नहीं करना है, एक तो 17 19 और 23 3 से जाएगा, ये पहले 17 से जाएगा, फिर 17 के बाद में जाएगा 19 से, 19 के बाद में जाएगा 23 से, ये कर लेना आप, है ना। ठीक है, अब दूसरा सवाल समझते हैं। ठीक है, बाकी उत्तर मेरे को बताना आप कमेंट करके भी, है ना। ठीक है, दो सवाल आपको दिए मैंने, ध्यान से समझिए। ये प्रश्न तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर साल आता भी है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, एक तो एचसीएफ और एलसीएम।
दोनों ज्ञात कर रहे हैं। जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये सूत्र है आपका, यहां से यहां तक का क्या है, ये सूत्र है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबरी पे क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब किन किन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बताओ, 26 और 91 का, 510 और 92 का, और 336 और 54 का। ठीक है, पहला किसको करेंगे अपन, 26 और 91। दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो कैसे निकलेगा एचसीएफ और एलसीएम, यहां से देखो क्या संख्या है हमारी, 26 और 91। ये है आपकी 26 और 91। ठीक है, सबसे पहले उसी तरीके से करना जो पहला सवाल अपन ने किया है, अभी करा। पहले 26 के गुणनखंड निकालेंगे, फिर 91 के गुणनखंड निकाल लेंगे। चलो दोनों के निकालो यहां से, ये हो गया आपका 26 का, बोलो जल्दी से। हाँ 2 से देंगे, 2 एक अन्ना 2, 2 तिया 6, कितना निकला 13 आया, तो 13 एक अन्ना खत्म। जब तक एक नहीं आया, जब तक पीछा नहीं छोड़ना है। चलो दूसरा क्या है हमारा, जल्दी बताओ, 91 है। तो बोलो 2 से देंगे तो 2 चुकू 8, बच गया कितना 1, तो 2 पंजे 10, 11 है, नहीं जाए पूरा, पूरा जाना चाहिए। पता चला 11 में 2 पंजे 10 खत्म, पूरे पहाड़े में आना चाहिए, है ना। 3 की बारी, बोलो। हाँ 3 तिया 9, 1 बच जाए, फिर नहीं जाएगा। 3 के बाद में किसकी बारी, 5 की बारी। 5 से देखो, 5 एक अन्ना, तो जोर से बोलो यार, 5 एक अन्ना 5, बच गया कितना 4, तो जाए नहीं जाएगा क्योंकि 5 40। अब 5 से नहीं जाएगा तो फिर किसकी बारी है, 7 की। करो 7 एक अन्ना 7, और कितना बच गया, हाँ 2, तो 21 बन गया। 7 तिया और 13 एक अन्ना। ध्यान से देखो 26 के गुणनखंड कौन कौन से निकले, 2 गुणित 13, और 91 के कितने निकले, 7 गुणित 13। तो चलो लिखो यहाँ पे 26 के गुणनखंड, 26 के गुणन, बोलो 26 से कितने निकले, 2 गुणित 13। ठीक है, और 91 के कितने निकले, 91 के गुणनखंड, हाँ 7 गुणित 13। इतनी चीज क्लियर है, पक्का। अब अपने को निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। देखो एलसीएम और एचसीएफ ध्यान से समझना है। एलसीएम इसका जो हिंदी में नाम है वो लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। और एचसीएफ को अपन कहते हैं महत्तम समापवर्त्य, यानी इसको बोलते हैं लासा, इसको बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं, एलसीएम मतलब लासा और एचसीएम मतलब मासा। ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, ट्रिक ध्यान रखना है, दोनों का अपन यदि एलसीएम लेंगे, किसका लेंगे, एलसीएम, तो अपन लिख देते पहले तो 26 और 91 का एलसीएम। एलसीएम में जब लेंगे ना तो देखो ला से ही लाओ सब, ध्यान से सुनो, ला से ही लाओ सब, और ला से ही लघुत्तम समापवर्त्य। नहीं समझ में, ठीक है, क्योंकि एलसीएम का हिंदी में नाम क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम ला से लाओ और ला से ही लघुत्तम समापवर्त्य। मां से मतलब क्या है, महत्तम, मां से मत लाओ सब। ठीक है, तो अपन एलसीएम के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य के लिए लाओ सब, लाओ सब, किस किस को लाओ, सबको लिख दो एक करके। 2 गुणित 13 गुणित 7, अब फिर से गुणित करके 13 लिखे तो नहीं, डबल से नहीं लिखना है, एक बार लिख देना है। और यदि ऐसा रहता है, एक जगह रहता 13 की घात 3 और एक जगह रहता 13, तो अपन किसको लिखते, 13 की घात 3 को, ये लघुत्तम समापवर्त्य में करते हैं। ठीक है, समझ में आया तीसरी बार। तो ये हो गया आपका लघुत्तम समापवर्त्य, 13 दूने 26, ठीक है, और 26 का गुना अपन 7 में कर लो, 26 गुणित 7, तो 7 पंजे 35, 7 छंगे 42, सिला 4, 7 दून 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, तो 182। यहाँ पर कितना आ गया इसका एलसीएम आ गया।
तो ये तो एलसीएम आ गया, इतना लिख दिया अपना आंसर। अब एक चीज और पूछी उसने, HCF, एलसीएम समझ में आया? एलसीएम बहुत ही सिंपल है, लाओ सब, ला से लघुत्तम समापत्ति, ला से लघुत्तम और ला से लाओ सब। अब वो लघुत्तम किसको बोलते हैं? एलसीएम को। और महत्तम किसको बोलते हैं? एचसीएफ को। तो ला से लाओ सब और ला से लघुत्तम। अब मां से महत्तम और मां से मत लाओ सब। ठीक है, तो मत लाओ भैया किसको लाएंगे? जो दोनों में हो उसको लाओ, और जो छोटा है घात में भी छोटा है। ठीक है, चलो लिखो यहाँ पे 26 और 91 का HCF। देखो दोनों का HCF जब निकलेगा तो यहाँ पे मत लाओ सब, ये दोनों लाइनों को देखो, इनको दोनों बताओ, दोनों में कौन सी चीज है? 2 है गई, 7 है, क्या है दोनों में ही? 13 है। तो 13 में भी यदि एक के पास 13 की घात 3 रहता और एक के पास रहता 13, तो अपन छोटा लेते। छोटा मतलब जिसकी घात कम रहे, हाँ कम से कम घात रहे। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों तो एक सारी है, तो अपन लिख देंगे खाली 13 आंसर। समझ में आया? तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया? जल्दी से बोलो, 182। और एचसीएफ कितना आया? सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन तो नहीं। एलसीएम एचसीएफ क्या करे अपन ने सवाल में? कुछ नहीं करा। अपन ने क्या करा, सबसे पहले तो अपने दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में दोनों को देखा, दोनों में लाओ सब। ठीक है, तो 2 गुणित 13 गुणित 7 और गुना कर लिया आपस में, उत्तर आ गया एलसीएम। मत लाओ सब मतलब महत्तम एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या, जो दोनों में हो वो भी छोटा हो, उसको अपन लिखेंगे। तो ये भैया है ना, ये आपका हो गया यहाँ तक। ठीक है, पर एक चीज और दी उसने, कि उसने कहा है कि जांच भी करो। ये बोला, देखो जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबरी पे एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये सूत्र है, ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबरी पे एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पे हम सूत्र लिख देंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबरी पे क्या है आपका? हाँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब दोनों संख्या है कौन सी, जो सवाल में दी थी? सवाल में कहाँ की संख्या दी थी? 26 और 91। तो देखो 26 गुणित 91, और यहाँ पर एचसीएफ बताओ देख के, तो 13 गुणित 182। ठीक है, और 26 और 91 दोनों का गुना कर लो, यहाँ पे कर लेते लो। 26 गुणित 91, देखो 9 का एक का करेंगे तो 6, 2, 9 को 9 18 97 36 9 55 9 छके 54, 54 की 4 हासिल आई 5। ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो गया? 23। 6 6 3 2 23 66। ठीक है, मतलब 2366। इसी तरीके से इसका दोनों का गुना कर लो। ठीक है, तो किसका गुना करेंगे भैया, बोल जल्दी से बताओ। 182 और गुणित 13। देखो हाँ, 3 से देखो 13 का पढ़ा भी नहीं आता, तो 3 दूने 6 और 3 8 24, 24 की 4 हासिल आया 2, 3 1 करना 3, 3 ने 2 कितना हो गया? 5। ठीक है, अब ये देंगे तो 2 8 1, 6 से कैसा 4 2 6, और ये यहाँ पे देखो गौर से 8 और 5 कितना हो गया? 13, और 1 ने 1 2 आया उत्तर वही। यानी जब दोनों चीजें अपनी बराबर आया तो मतलब ये है कि अपना उत्तर सही है। ये जांच करिए अपन ने। ठीक है, उत्तर कहाँ हो गया है? उत्तर ये यही है, एक तो 182 और एक है 13। ठीक है भैया, बहुत ही सिंपल है। चलिए अपन अगला सवाल एक बार और करेंगे, तो उसमें और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ये आपका दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 510 और 92 का आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, साथ ही साथ इसकी जांच करो। सेम टू सेम उसी तरह करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसकी गुणनखंड निकालते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन गुणनखंड निकालते हैं किसके? 510 के। तो ये मैंने लिख दिया 510। ठीक है, 2 से देंगे, पहले 2 से देंगे तो जल्दी से बताओ। 2 1 करना 2, 2 दूने 4। ठीक है, 2 दूने 4, कितना बच गया इसमें से? 1 बच गया। कितना बन गया ये? 11, 2 पंजे 10, और 1 बच गया 10, 2 पंजे 10। फिर अपन देंगे वापस 2 से, तो 2 से जैसे ही देंगे नहीं तो 2 दूने 2 1 करना तो 2, 2 दूने 4, 1 बच गया, बन गया कितना? 15। तो 15 2 का पहाड़ा में नहीं आया। तो अब बारी किसकी? 3 की। तो 3 से देंगे तो 3 3 1 करना
3 3 अठे 24, डायरेक्ट अपन पहाड़ा बोलो 3 का तो 3 अठे 24, कितना बच गया 1, 3 पंजे 15। ठीक है, अब अगला देखेंगे 3 से फिर से। ठीक है, तो 3 एक अन्ना 3, 3 दूने 6, 6 बच गया, 6 हो गया। अब 6 हो गया तो बच गया कितना 2, और 2 3 का पहाड़ा में नहीं आया 25 है। ठीक है, तो फिर किसकी बारी रहेगी अब 5 की। तो 5 एक अन्ना कितना बच गया 6 7 8, 3 बच गया तो 5 सते 35, कितना हो गया 17 एक अन्ना 17। ठीक है, एक और कितना है 92 है, तो 92 का भी गुणनखंड निकाल लो यहाँ पे साइड में। बोलो जल्दी से, 2 से देंगे तो 2 चुकू 8, 2 छंगे 12, फिर 2 से 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, और 23 एक ऐसी संख्या है जो 23 के पहाड़े में आती है। ठीक है, अब बताओ जल्दी से ध्यान से। ठीक है, तो 510 के गुणनखंड देख के बताओ कौन कौन से, जल्दी बताओ। 2 गुणित 5 गुणित 17। ठीक है, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, मतलब गलत होगी। अपन लिखेंगे यहाँ पे 510 के गुणनखंड है। बोलो 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। ठीक है, और 92 के गुणनखंड 92 के गुणनखंड कितने हैं? हाँ बोलो 2 की घात 2, जिसका जोड़ा बन जाए उसकी घात 2 चढ़ा दो, है ये यहाँ लिखा 2 की घात 2 गुणित 23। ठीक है, अब अपन लिखेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब क्या, मैंने अभी हाल ही सिखाया। ठीक है, यहाँ पर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं एलसीएम और ब्रैकेट में 510 कोमा 92, ऐसा भी लिख दो, पूरी लाइन नहीं लिखो तो इसका मतलब ये है कि दोनों का एलसीएम है ये। ठीक है, ये सिंपल रहेगा, नहीं तो लिखना चाहो तो लिख दीजिए कि 510 और 92 क्या एलसीएम। ठीक है, चलो अब एलसीएम क्या है, दोनों में जो चीजें हो वो तो लिखनी है, साथ में नहीं हो जो भी लिखनी, क्योंकि एलसीएम का हिंदी में क्या नाम है लघुत्तम, और ला से लघुत्तम, ला से लाओ सब, तो ले आओ सब, सब लेके लिख दो 2, और यहाँ 2 की घात 2, पर कौन सा 2 लिखूं, घात वाला बड़ी। ठीक है, 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23। अब इनका सबका आपस में गुना करना। ठीक है, देखो 2 दूने तो 4, 4 त्या 12, और 12 पंजे 60, और 60 का गुना 17 में करेंगे, 17 का गुना फिर 23 में करेंगे। सबका यदि अपन गुना करेंगे नहीं तो इसका निकल कर आएगा आपका 23,460, गुना करके देख लेना है ना, 23,460। तो ये एलसीएम समझ में आ गया। अब क्या लिखना अपने को, HCF, HCF किसका है 510 कोमा 92 का HCF। बोलो जल्दी से, दोनों का HCF कितना निकलेगा, तो जो दोनों में हो, HCF मतलब क्या है महत्तम समापवर्ती, तो मत लाओ सब, तो मत लाओ तो किसको लाओ, जो दोनों में है और दोनों में भी जो छोटा है। तो दोनों में कौन है पहले तो ये बता दे, यहाँ और ये दोनों लाइन में बताओ, 2 यहाँ 3 है क्या, नहीं है, 5 है नहीं है, 17 है, 23 है तो केवल 2, पर एक जगह 2 है, एक जगह 2 की घात 2, कौन सा 2 लूं, छोटा वाला, तो 2 छोटा बस। समझ में आया, तो इसका एचसीएफ कितना निकल कर आया आपका 2, और एलसीएम कितना निकला अपना 23,460। अब अपनी जांच कर लो, तो जांच का सूत्र बताओ क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबरी पे एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, बोलो जल्दी से, दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, वो 510 और 92, 510 गुणित 92। जल्दी से एलसीएम बताओ देख के, एलसीएम कितना है, हाँ बोलो 23,460 गुणित एचसीएफ बताओ कितना है 2, तो इनका गुना कर लो,
2 का 0 में करा 0, 2 छंगे 12, हासिल आया 1, 2 चुको 8, 8 ने 1 9, 2 तिया 6, 2 दूने 4। भाई इसी तरीके से यहाँ पर भी जाएगा 46,920। ठीक है भैया, तो अतः हो गया था। अतः एलसीएम कितना है, बोलो 510 और 92 का एलसीएम कितना है। एलसीएम है आपका 23,460। एचसीएफ बताओ देख के जल्दी से, किनका है एचसीएफ, 510 और 92। ऐसा भी लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं भी लिखोगे जब भी चलेगा, दो आंसर। अतः एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना। पल्ले पड़ गई बात, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ये आप आराम से कर सकते हैं। कितना सिंपल है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। देखो सवाल को देखो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सवाल को देखा कि 510 है, तो 510 की निशानी लगा दी। लगाने के बाद में क्या निकल कर आया जल्दी बताओ, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। इधर 92 का बताओ 92 का 2 गुणित 2 गुणित 23। अब 2 गुणित 2 है तो इसको लिख देंगे 2 की घात 2। तो दोनों को देखो अपन ने यहाँ लिख दिया, इसको छोड़ो। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम, ठीक है, तो ला से लाओ सब और ला से लघुत्तम। तो लाओ सब मतलब सबको ले आओ, 2 यहाँ भी 2 है, पर दोनों में से बड़ा लेना है लाओ सब जब, और छोटा कब लेंगे, मत लाओ सब में। ठीक है, तो बड़ा लो, कौन सा 2 लेंगे, 2 की घात 2, फिर गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23। ये पूरा ले दिया, एलसीएम निकल कर आ गया। एचसीएफ मत लाओ सब, मत लाओ तो किसको लाओ दादा, जो दोनों में है और दोनों में भी जो छोटा है। तो यहाँ छोटा कौन है, 2 की घात 2 की 2, तो 2 यहाँ पे। ठीक है, तो जांच का तो सूत्र यही है, इसी खत्म। कितना सिंपल है। अगला सवाल है ना, आपको स्वयं को करना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, यहाँ से ये हो गया यहाँ तक। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं ध्यान से। 336 और हाँ यहाँ पर देख सकते हैं 336 है और 54 है, यानी कि 54। ठीक है, दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। चलो जल्दी से तुम निकाल के बताओ पहले। तुम भी भैया जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए और इसको सॉल्व करके देख लीजिए आप। अब देखिए अगला जो सवाल है अपना है 336 और 54 का रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने को, यहाँ पर लिख देते 336 को और एक तरफ लिख देते अपन 54 को। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ फटाफट इसका अगर निकालोगे। 2 से देंगे, 2 एक अन्ना 2, 2 छंगे 12 और 2 अठे 16। फिर 2 से देंगे, 2 अठे 16, 2 चुकू 8, फिर 2 से दिया होगा। ठीक है, 2 चुकू 8, 2 दूने 4, फिर 2 से दिया, 2 एक दूने 4, 2 एक अन्ना 2, 3 सते 21 और 7 एक अन्ना 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 54 के लिए। तो यहाँ पर 2 से दिया अपन ने, 2 एक दूने 4 और 2 सते 14, 3 नाम 27, 3 एक अन्ना 3 तिया 9 और 3 एक अन्ना 3। ठीक है, ऐसे आया सबका। चलो तो जल्दी करते हैं आगे। यहाँ पर अपन ने करा आगे 336 के गुणनखंड, बोलो जल्दी से। 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4 गुणित 3 गुणित 7, तो 3 गुणित 7। एचसीएफ बताओ भाई, सॉरी 54 के गुणनखंड, 54 के गुणनखंड बताओ जल्दी से इसके। 2 गुणित 3 की घात कितनी है, 3 की घात 3 है। ठीक है, अब भैया एलसीएम बोलो जल्दी से, फटाफट बोलो एलसीएम किन किन का है, 336, 54 यानी 54। चलो जल्दी बताओ क्या बनेगा एलसीएम, एलसीएम ये बनेगा लाओ सब। तो लाओ सब बताओ जल्दी से। 2 की घात 4, ठीक है, 3 की घात 3 गुणित 7। अब इनका सबका आपस में जब गुना करोगे नहीं, तो मैंने पहले से अपन ने गुना करके रख भी लिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अपना है 3024, करके देख लेना है ना आपस में गुना। अब एचसीएफ, एचसीएफ जल्दी से बताओ फटाफट। एचसीएफ क्या निकलेगा, 336, 54 बराबरी पे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, दोनों में से मत लाओ सब, क्या लाओ, दोनों में से जो दोनों में हो और वो भी छोटा हो। तो देखो यहाँ से कौन है, 2 की घात 4 है, यहाँ 2 है, तो क्या लिया अपन ने 2, पर एक और है 3, अरे 3 की घात 3 है, एक तरफ 3 है, तो 3 आ जाएगा, 3 दूने 6। यहाँ पर एचसीएफ कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 कहाँ जाएगा एचसीएफ।
ठीक है, 7 दोनों में है क्या? नहीं है, तो फिर 7 का ऐसे इससे, ठीक है, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, 3 गुनी 2 यानी 3 दूने 6। तो ये अता करके अपनी जांच करो, जांच वाला फॉर्मूला लगाओ, जल्दी बोलो। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? एक तो 336 है गुणित 54 है, और बराबरी पे आपका है 3024 गुणित 6, दोनों का आपस में गुना कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 18,144। ये मैंने समय बचाने के लिए कर लिया है ना, करके देखोगे तो वही चीज आएगी। ये हो गया, ठीक है। अतः की लाइन लिख देना कि अतः एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना, कितना ने कितना, जितना तुम बता दो उतना, ठीक है। ये हो गया, इतना नहीं हुआ। चलो आगे का जो सवाल है वो क्या कह रहा है उसको समझते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब चलिए, अब अगला जो सवाल है ना वो उसको देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। सेम टू सेम सवाल है, पर वहां पर 2 संख्याएं थी, अब की बार कितनी संख्या है? 3 है। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, इधर है 17, 23, 29 और 8, 9, 25। 3 सवाल है सेम टू सेम। चलो 12, 15 और 21 तीनों के आपको क्या करना है? वापिस एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, और तीनों में से एक सवाल 100% परीक्षा में आता ही आता है। चलो सवाल बोल दो एक बार और फिर से, क्या क्या संख्या है हमारी? ठीक है 12, तो 12 के गुणनखंड लिख देंगे अपन पहले, तो 12 के गुणनखंड, 15 के, हाँ 15 के, 21 के, चलो अब 12 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे? यही तो ये डालो, 2 छंगे 2 त्याग 3 गन्ना 3, 15 के 3 पंजे 15, खत्म। 21 के 3 सते 21, बोलो जल्दी बोलो, फटाफट बोल दो। 2 के कितने? 12 के कितने निकले? 2 की घात 2 गुणित 3, देखो देवर से बोलो भैया। 15 का बोलो 3 गुणित 5, हाँ 3 गुणित 7। अब एलसीएम का मतलब जानते हो, यहाँ पे लिख देगा अपन एलसीएम, ब्रैकेट में क्या लिख दूं? 12, 15, 21, 3 संख्या तो 3 लिख दो, अपना क्या जाए, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या हुई? लाओ सबको लाओ, तो एक को मत छोड़ो, तो यहाँ से लिखेंगे 2 की घात 2, यहाँ से लिखेंगे 3, 3, 3, तो एक बार 3 को ही से लिख दो, और गुणित 5 गुणित 7, बोलो जल्दी से। देखो 2 दूने 4 त्या 12, और 12 पंजे 60, और 60 गुणित 7, तो 0 0 7 छंगे 42, 420। कितना है अपना उत्तर? 420। तो इसका एलसीएम आ गया, ठीक है भैया। कितना है इसका आंसर? 420। अब एचसीएफ देखो, एचसीएफ, एचसीएफ में भी लिख दो 12, 15, 21। बोलो एचसीएफ का मतलब याद है? मत लाओ सब, मत लाओ तो फिर किसको लाओ? जो दोनों में हो, सॉरी दोनों नहीं, अब 3 है तो तीनों में हो, तो तीनों में कौन है? 3 है, तो भैया 3 लिख दो, खत्म बस। अब इसमें जांच पड़ताल नहीं करने की है, और हो भी नहीं, क्योंकि जांच के लिए क्या, केवल 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। कभी भी 3 संख्याओं का गुणनफल बराबरी पे नहीं होता, तो यहाँ पे जांच नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पे उत्तर लिखो डायरेक्टली। अतः एलसीएम बराबरी पे कितना है? 420, और एचसीएफ बराबरी पे कितना है? 3 अंश है। समझ में आ गया है? चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला सवाल करते हैं, फटाफट फटाफट बोलते जाओ। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? वो 17, 23 और 29, ये रहा 17, 23 और 29। इतना सरल सवाल तो जिंदगी में देखा ही नहीं भाई, देखना है। 17 जो है, 17 के गुणनखंड है, 17 के, तो 17 के भैया 17 ही हुई, 17 किसी के पहाड़े में नहीं है, ठीक है। बोलो दूसरा, बोलो क्या है? और 23 के गुणनखंड, 23 भी 23 के पहाड़े में आए भैया, सवाल ही क्यों दिया रे। 29 है, तो 29 के गुणनखंड, 29 का भी 29 में आए। अब यहाँ पे बताओ मेरे को एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 17, 23, 29। भैया इनका एलसीएम क्या लाओ?
अब सबके लाओ, एक दूसरे से भड़काए तो है ही नहीं कोई भी, तो 17 भी लिखो, गुणित 23 भी लिखो, गुणित 29 भी लिखो। अब सबका गुना कर लो और लिख दो। ठीक है, हम तो टिप के बताएंगे भैया, कहाँ लिखा है 17 गुणित 23 गुणित 29 का गुना। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, कहाँ है, ये यहाँ है, 11,339। ये वही हुए ना, थोड़ा समय लगे इसलिए अपने जल्दी जल्दी यहाँ पे बता दिया है ना। ठीक है, कर लेना गुना आपस में, इतना आएगा। HCF, HCF कितना आएगा, 17, 23, 29। देखो HCF का मतलब क्या हो, मत लाओ सब, फिर किसको लाओ, जो तीनों में है। अब यहाँ तो 17 है, यहाँ 23 है, यहाँ 29, तीनों में तो कोई भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं हो वहां पे एक रहेगा। क्या रहेगा, जहाँ कुछ भी नहीं उत्तर नहीं आया HCF का, वहां उस शेप में क्या आएगा, एक आएगा। तो ये एक उत्तर है। ठीक है, अतः एलसीएम कितना है, 11,339 और HCF कितना है, एक है। ठीक है, अगला कौन सा सवाल है, अगला सवाल है ये 8, 9, 25। चलो जल्दी से वीडियो को तुम भी रोक दो, और यहाँ पे जितने भैया बैठे हैं ये सवाल करो, और बाकी तुम वीडियो वाले तुम भी रोक दो और इस सवाल को करके बताओ। 8, 9, 25, फिर उसके बाद में वीडियो को देखना है ना, यहीं पे रोक दो तुरंत। चलिए तो मिलान कर लीजिए, आपका सवाल सही है या गलत। चलिए 8 का निकालेंगे बेटा, तो 8 का आपने निकाला होगा 8 के गुणनखंड। ठीक है, 8 के गुणनखंड कितने निकले अपने, जल्दी बताओ। 2 की घात 3 निकली होगी, क्योंकि 2 गुणित 2 गुणित 2। 9 के गुणनखंड कितने निकले हैं, 9 के गुणनखंड, गुणनखंड कितने निकले अपने, 3 की घात 2। और 25 के गुणनखंड कितने निकले, जल्दी से बताओ। देखिए 25 के गुणनखंड कितने निकले अपने, 5 की घात 2। ठीक है, अब यदि हम बात करें एलसीएम की, बहुत सिंपल, एलसीएम की बात करें तो 8, 9, 25, तीनों का जब एलसीएम निकाला होगा तो निकालने के बाद में कितना आया, 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2। इसका मतलब क्या है, 2 की घात 3 यानी कि 8 है, 3 की घात 2 यानी 3, 9, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72। ध्यान से देखो, 9 8 72, और 72 में कितने गुना कर देंगे, 25 का, तो 25 25, तो 72 गुणित 25, तो 25 दूने कितना हुआ, 50, हासिल लाया कितना 5, और 25 सत्ते कितना होगा, तो देखो 25 दूने 50, 25 75, 25 चौके 100। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 छंगे 150, 25 सत्ते 175, तो 175 और 5 180, तो ये कितना हो गया आपका 1800। तो यहाँ पर 1800 तो क्या निकल कर आ गया आपका एलसीएम। और अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या है, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लिखो इतनी देर में बोल दो। 8, 9, 25, हाँ मत लाओ सब जो दो तीनों में हो, और तीनों में होने के बाद में जो भी छोटा हो। तो तीनों में कौन कौन है बताओ जल्दी से, यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, क्या कोई नहीं है, जहाँ कुछ नहीं रहे वहां पे एक। तो अतः, हाँ अतः एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना गया अपना 1800, और एचसीएफ कितना गया अपना 1। ये आंसर है। कर पाओगे, इतना नहीं कर पाओगे, बोलो जल्दी से फटाफट। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है ना, और मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। ये जो 3 सवाल बताए ना, इनमें से एक सवाल आते आता है हर साल है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो HCF 306,657 बराबर पे 9 दिया हुआ है। ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये। HCF कितना है, 306,657, इनका HCF कितना दिया है, मतलब ये दो अंदर जो लिखी वो कौन है, ये दो संख्या है, और HCF कितना है इसका 9 है। तो भैया एलसीएम ज्ञात करो। क्या बोला उसने, HCF का मान कितना है 9, तो एलसीएम ज्ञात करो। और दो संख्या बताओ, कौन कौन सी दो संख्या, ये जो डिब्बे के अंदर लिखी नहीं दोनों संख्या है 306 और 657। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सबसे पहले बढ़िया से दिया है। कौन सा सवाल है, चौथा सवाल है, दिया है HCF ब्रैकेट के अंदर कितना है 306,
कोमा 657 बराबरी पे कितना दिया, 9 दिया है। एलसीएम बराबरी पे क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है। बोलो सूत्र याद है, सूत्र क्या है हमारा, जल्दी से बोलो। दोनों, हाँ जल्दी बोलो, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल है, गुणनखंड नहीं है, गुणनफल इक्वल हो गया आपका HCF इंटू LCM। बोलो जल्दी से, है ये तो ये सूत्र। बोलो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, टिप के बता दो फटाफट अपने आप ही। 306 गुणित 657 बराबरी पे HCF का मान कितना है, 9, और LCM तो ज्ञात ही करना है। अब 9 चल जाएगा बेटा बट्टा में, कुछ नहीं करना, नहीं पड़ी सुई, क्योंकि गुना में है, गुना की संख्या कहाँ जाएगी, बट्टा में है ना, भाग में। बोलो जल्दी से बोलो, तो ये आपका हो जाएगा LCM बराबरी पे 306 गुणित 657 और बट्टे में कितना आ गया, 9 आ गया। 9 से काट दो, 9 त्या 27, अच्छा 9 त्या 6, ओहो 9 9 9 18 9 त्या 27, 27 बच गया कितना, 3, हाँ तो 9 9 18 9 चुको 36, तो 34 बार गया है। तो एलसीएम का मान बताओ जल्दी देखे, तो एलसीएम बराबरी में कितना निकलेगा, 34 और 657 दोनों का गुना कर लो। किसका गुना होगा, 34 और 657 दोनों का गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 22,338। गुना करके देख लेना है, 22,000, ठीक है। यही क्या है अपना एलसीएम है और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, कितना सरल सवाल था, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, सवाल को देखो ध्यान से क्या किया, बोलो जल्दी बोलो, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। एचसीएफ का मान कितना दिया था, 9, एलसीएम का मान कितना दिया, ज्ञात करना है, ठीक है। सूत्र लगाया, सूत्र के बाद में दोनों संख्याएं बताओ, तो ये डिब्बे के अंदर जो है वही संख्या है, तो 306 गुणित 657, एचसीएफ का मान लिख दिया 9 इंटू एलसीएम, तो 9 को ले गए बट्टे में, जल्दी बोलो 9 को कहाँ ले गए अपन, बट्टे में, तो 9 से काट दिया, 34 बार गया, 34 और 657 का गुना करा, 22,338 आ गया। अतः नहीं, एचसीएम थोड़ी पूछना, उसने हमने पूछा कि एलसीएम ज्ञात करो, ये लिखा नहीं सवाल में, तो लिखा कि एलसीएम ज्ञात करना है, केवल क्या करना है, एलसीएम। तो अतः एलसीएम ब्रैकेट के अंदर लिखो क्या लिखा था, 306 657 बराबरी पे 22,338, बस ये आंसर कर दोगे आराम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा सवाल यहाँ से, ठीक है। अच्छा पांचवा सवाल जो है ये यहाँ पे है इस टाइप का, ये और उससे पहले एक उदाहरण का सवाल है जो 100% आता ही आता है, ये तो ये आ जाता है चौथा, तो फिर उदाहरण से पूछ लेता हूँ। ये यहाँ पे 96 और 404 का क्या करना अपने को, पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या करना पहले एचसीएफ ज्ञात करना, उसके बाद में एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। क्या करेंगे पहले तो अपन इन दोनों का एचसीएफ और उसके बाद में एलसीएम ज्ञात करना है। उदाहरण वाला सवाल है, उदाहरण तीसरा है। तो चलिए अगला सवाल क्या कह रहा अपना, उदाहरण कौन सा है ये जल्दी से बताओ, उदाहरण है आपका ये तीसरा, ठीक है। उदाहरण है तीसरा, क्या बोल रहा है, 96 और 404 का पहले एचसीएफ ज्ञात करो। अब की बार क्या था, पहले एचसीएफ दिया हुआ था इस सवाल में, है ना, अब की बार अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है, बाकी नीचे की प्रोसेस तो वही की वही होगी, जब एचसीएफ निकल जाएगा जब, ठीक है। तो देखो 96 और 404 है, तो अपन लिखेंगे 96 के गुणनखंड, जल्दी से बताओ 96 के, यहाँ देखो 96, बोलो जल्दी बोलो, 2, हाँ जल्दी बोलो, 2 2 चुको 8, खड़ी की बाट, ठीक है, 2 चुको 8 और 2 8 16, फिर देंगे 2 दूने 4 और 2 चुको 8, फिर देंगे 12 चौक चंग 6, फिर 2 से देंगे 3 3 करना 3, 404 का निकालो जल्दी से, 404, 2 दूने 4, 2 0, 2 दूने 4, फिर 2 से देंगे 2 एक करना 2 2 101 101 से आई है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, बोलो 96 का गुणनखंड बताओ, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 गुणित 3,
404 के गुणनखंड बताओ। 404 के गुणनखंड बोलो। 404 के क्या है? 2 की घात कितनी लिख दूं? 2 गुणित कितना? 101। अब इसका निकलना बेटा अपने को HCF, HCF 96 और 404। HCF का मतलब समझते हो क्या हुई? कि जो दोनों में है मत लाओ सब, क्योंकि LCM का मतलब लाओ सब और HCF का मतलब मत लाओ, क्योंकि मां से महत्तम, मां से मत लाओ। तो महत्तम मां से मत लाओ सब, तो मत लाओ तो किसको लाएंगे? जो छोटा है, दोनों में हो। दोनों में कौन है? यहाँ 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात है, 2 की घात 4 कहाँ है? यहाँ 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 2, 2 की घात 2, यानी उत्तर कितना निकल कर आया? 4। 2 दूने HCF निकल गया 4। सेम टू सेम सवाल आ गया। देखो यहाँ HCF कितना था, अब क्या निकालना है? तो बस सिंपल सी बात, अब ये फंडा लगेगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबरी पे HCF इंटू LCM। करो जल्दी से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का HCF इंटू LCM। दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? 96 इंटू 400 बराबरी पे कितना है? HCF का मान बताओ 4 और इंटू LCM। अब अपन सब जानते हैं वही होगा प्रोसेस। 4 कहाँ जाएगा? बटे में। बोलो जल्दी बोलो। LCM इक्वल आ जाएगा 96 गुणित 404 बटे में कितना है आपका? 4। ठीक है, तो 4 से काटो, 4 करना 4, 101 आ जाएगा। तो 96 और 101 का गुना कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर अपना निकलेगा LCM बराबरी पे 96 और 101 का गुना करो, यहाँ कर लो। लो ठीक है, और गुणित 101। यहाँ पर अपन लिख देंगे 96 गुणित 00, तो ये जाएगा आपका 969699 ये उत्तर आ गया। अतः करके लिख देना लाइन। ठीक है, सिंपल है, कठिन तो नहीं है। देखो आराम से करोगे, शांति से करोगे तो सारी चीज सवाल होगी। प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। चलो इसके बाद में अगला सवाल समझते हैं। अभी तक आपने ठीक है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मिलने वाली है। हाँ, साथ ही साथ क्या है, एनुअल एग्जाम के लिए मैं 6 तरह के प्रश्न पत्र देता हूँ हर साल। मॉडल पेपर दूंगा। ठीक है, इसके लिए नंबर दिए गए हैं, कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैथ्स से ही नहीं, सोशल साइंस जितनी भी चीजें सब में आपके नोट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता है। ठीक है, जहां से आपका 85 से 95% तक आपका जरूर बनेगा। पूरे क्वेश्चन वहीं से फंसते हैं। चलिए अब आगे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल कर लिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे के सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है आपको कि कोई भी जो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है वो संख्या जो 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी, देखो अंक 0 लिखा ना यहाँ पर, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो देखो ध्यान से देखना। यदि मैं कहूं कि यहाँ पे कहा मैंने कोई भी अंक जो संख्या है किसमें समाप्त हो रही है, यहाँ पे देखो 0 पर समाप्त हो रही है। 3 0, 4 0, 5 0, 6 0। यदि अपन इन सब संख्याओं को देखते हैं कि ये 0 पर समाप्त हो रही है, तो इनमें आपको 5 से भाग दोगे ना तो सब में चला जाएगा। देखो जार थे 5 को 20, 5 छके 50, 5 धाम 5 एकन्ना, 5 1 बजे 5 दुने, सभी संख्याएं 5 से कटी की नहीं कटी? तो कटी मतलब ये है कि उसका एक गुणनखंड 5 है। इसका मतलब क्या है? यदि अपन इसको निशानी लेके बिल्कुल दौड़ाएंगे ना तो भैया देखना ध्यान से, ये 10 आ गया, फिर 5, लो 5 आया कि नहीं इसका गुणनखंड? मतलब भले एक बार आए, भले 1000 बार आए, पर कहीं ना कहीं तो एक बार 5 जरूर आएगा। तो यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, इसे सुनना लाइन को, लाइन ही लिखना, कुछ नहीं करना इसमें। यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका गुणनखंड 5 होगा। उसका एक गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा।
लाइन लिखते हैं, यदि कोई प्राकृत संख्या, यदि कोई प्राकृत संख्या, ठीक है, अंक शून्य पर समाप्त होती है तो उसका एक गुणनखंड 5 होगा। जल्दी से बोलो फटाफट। क्या बोला मैंने कि यदि कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। उसका एक गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ अपना सवाल में क्या कह रहा है वो? 6 की पावर n बोल रहा है, नहीं बोल रहा? ये बोल रहा 6 की घात n। तो यहाँ 6 की घात n इक्वल अपन लिखेंगे 2 गुणित 3 की घात n। इसका मतलब समझ में आया? अरे 6 की निशानी लगा लो, लो 2 तिया 6, 2 गुणित 3 आया कि नहीं आया? तो इसे कैसा निकालो? अब इसमें कोई 5 आया क्या? बोलो। तो अपन लिखेंगे यहाँ 6 की घात n के गुणनखंड कितने हैं? 2 एवं 3 है, 5 नहीं है। ले बड़ी बात, ठीक है, कि यहाँ 6 की घात 2 के 6 की घात n के गुणनखंड कितने हैं? 2 और 3 है, 5 है क्या? और अपन ने लाइन क्या लिखी? देखो ध्यान से यहाँ, कि यदि कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसका एक गुणनखंड कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ हुआ क्या? नहीं हुआ नहीं? तो अपन लिखेंगे यहाँ 6 की घात n के गुणनखंड 2 और 3 है, 5 नहीं है। अर्थात बस किताब में से लिख दो, अर्थात यहां से लिख दो फिर, अर्थात किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। पूरे का पूरा लिख के लिखना है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए, बोलो लाइन, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, ये अर्थात करके भले ही लिखो, ठीक है, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, अतः किसी, किताब में से तो लिख रहे, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, हाँ n के लिए संख्या, हाँ 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। सिंपल है, किताब में से टिप के लिखा अपन ने। ठीक है भैया, ये आंसर, बस कुछ नहीं करना है इसमें, इतना सा लिखना है। क्या लिखा हो जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो, कि यदि कोई भी प्राकृत संख्या, ठीक है, अंक शून्य पर समाप्त होगी तो उसका एक गुणनखंड 5 होगा, और 5 है तो मतलब वो समाप्त होगी शून्य पे, और 5 नहीं है तो वो समाप्त नहीं होगी। ये लिखा अपन ने, देखो यहाँ 6 की घात n के गुणनखंड कितने? 2 और 3 है, 5 नहीं है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अच्छा, ऐसे कैसे सवाल है आपका उदाहरण में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। ये देखो यहाँ उदाहरण, ये देखो संख्या हो 4 की घात n पर विचार कीजिए कि क्या कीजिए जहां n एक क्या है? प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n, हाँ 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। फिर से वही रिपीट लाइन करेंगे, यही लाइन फिर से रिपीट होगी। यदि कोई प्राकृत संख्या, ठीक है, अंक शून्य पर समाप्त होती तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। ये लाइन तो हो जाएगी। फिर 4 के बारे में लिखेंगे, तो 4 की घात n बराबरी में बोलो कितना आएगा? 2 गुणित 4 का भी 2 गुणित 4 आएगा। अरे 6 था तो 2 गुणित 3 आया था, तो 4 का कितना आएगा? 2 गुणित 2। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 4 की घात n बराबरी पे 2 गुणित 2। तो यहाँ, हाँ
4 की पावर n के गुणनखंड 2 एवं 2 है। यहाँ 3 नहीं आएगा, 4 का कितना है 2 गुणित 2, तो 2 और 2 है 5। अतः किसी प्राकृत संख्या, हाँ n के लिए संख्या 6n की जगह कितना जाएगा 4n। हाँ 4n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। सिंपल है, एक बार और फिर से रिपीट कर रहे हैं, जितनी जगह पे 6 की घात n है वहां कितना जाएगा 4 की घात n बस, और बाकी तो वैसे का वैसे रहेगा, और 3 की जगह 2 गुणित 2। ठीक है, तो बोलो 4 के हिसाब से बोलो, 4 के हिसाब से, यदि कोई प्राकृत संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है तो उसका गुणनखंड 5 होगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ 4 की पावर n इक्वल है, हाँ 2 गुणित 2 की पावर n, यहाँ 4n के गुणनखंड 2 एवं 2 है 5 नहीं। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, कर सकते हैं आराम से इतनी चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अब उसको समझते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और एक और संख्या है 7 गुणित 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5, ये क्या है भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए भाज्य संख्या क्यों है, तो सबसे पहले तो आपको इस सवाल को करने से पहले दो चीजें समझनी पड़ेगी, भाज्य और अभाज्य। क्या समझना पड़ेगा आपको, भाज्य और अभाज्य। भाज्य किन्हें कहते हैं, जिनमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए, चाहे वो 2 हो 3 हो 5 हो 7 हो 4 हो। यानी जैसे मैंने बोला 12, क्या बताया मैंने 12। ठीक है, अब 12 जो है इसमें 1 का भी भाग जाएगा, ठीक है, और 12 का भी जाएगा, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई दूसरी संख्या रहेगी तो मतलब ये भाज्य है। जैसे 2 का भी चला गया इसमें, ठीक है, 2 छंगे 12, 3 से देंगे तो 3 चुको, 4 से देंगे तो 4 त्या, फिर 6 से देंगे तो 6 दूने, तो मतलब वो ये संख्या है जो स्वयं और 1 के अलावा दूसरी संख्या से कट जाए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5, तो 5 है तो ये 1 से कट गई और खुद 5 से कटी, बस इन दोनों के अलावा दूसरी संख्या से आएगी तो भाज्य है, नहीं तो अभाज्य। क्योंकि देखो यदि मैंने यहाँ पे 10 लिखा ना, तो ये 1 और खुद का मतलब क्या है, अरे 10 है तो 10 खुद, और 1 से तो जाएगा जाएगा, तो ये जो संख्या है अभी क्या कहलाएगी, इस कैटेगरी को देखते हुए अभाज्य। पर भाज्य कब होगी, जब ये कहीं की दूसरी संख्या से भी भाग इसमें चला जाए, जैसे 2 से, जैसे 5 से गया कि नहीं गया इसमें भाग, 2 से भी चला गया 5 से भी चला गया। ठीक है, तो ऐसी संख्या है जो स्वयं और 1 के अलावा दूसरी संख्याओं से भाग चली जाती है, उन्हें हम कहते हैं भाज्य। और अभाज्य जिन संख्याओं में खुद, हाँ खुद के अलावा और 1 के अलावा, 1 से तो सब में चला जाएगा, तो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता है तो वो कहलाती है अपनी अभाज्य। तो मेरे को देख के बताओ, यहाँ पे देखो यदि हम 2 की बात करें तो 2 कही है भाज्य, 3 अभाज्य क्योंकि 1 और 3 से जाएगा, मैंने 4 लिखा तो 4 क्या बना अपना भाज्य, 5 क्या है 6 7 8, यह 9, अब 9 ऐसे देख के लिस्ट देख के पता चलेगी नहीं अभाज्य है। अरे भाज्य क्यों है, क्योंकि 9 में अपन देखो 3 से भी भाग देते, 3 त्या 9, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी अपनी भाज्य संख्याएं। तो मैंने क्या कहा कि वे संख्याएं जो स्वयं और खुद स्वयं और 1 के अलावा दूसरी संख्या से कट जाएगी, भाग चला जाएगा जिनमें, उन संख्याओं को अपन कहेंगे भाज्य। ठीक है, सवाल को उतारते हैं। पहला सवाल अपना क्या कह रहा है, चलिए तो अपन ने यहाँ सवाल लिख लिया है। अब इन दोनों सवालों को ध्यान से देखो, ये 2 सवाल दिए मतलब उसमें एक में, तो ये जो संख्या है ये तीनों मिलाकर एक पद है, जब तक बीच में प्लस और माइनस नहीं आएगी जब तक वो अलग पद नहीं कहलाता है। तो देखो 7 गुणित 11 गुणित 13, ये तीनों क्या है गुना में है और प्लस में 13 है। दोनों में से कॉमन देखो कौन सी चीज कॉमन है, वो देखो 13 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे अपन बाहर लिख देंगे, बाकी अंदर जो बचा वो बताओ। यहाँ से बना है 7 गुणित 11, ठीक है, अब गुणित यहाँ से तो 1 बचा, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस यहाँ पे क्या बचा है 13 बचा है क्या,
अरे कॉमन क्या निकाला फिर, 13 ही निकाल दिया तो एक बचा नहीं, ठीक है। अब इसको सोल्व करो आगे, पहले तो बोलो जल्दी से, 13 तो ऐसा कैसी, ठीक है, और बोल जल्दी से बोल, 7 गुणित 11, 11 सते 77 और प्लस 1, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो फटाफट। 13 गुणित और 77 ने कितना हो गया 78। देखो क्या किया, कुछ नहीं करा अपन ने, सिंपल सी बात है। देखो अपन ने क्या करा, दोनों में से 13 कॉमन लिया, तो 13 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 7 गुणित 11, 7 गुणित 11 और प्लस करके 1, ठीक है। तो अब 13 कॉमन आ गया तो 11 सते 77, 77 में 1 जुड़ गया 78 बन गया, तो यही तो निकला। देखो 13 गुणित 78, ठीक है, 13 गुणित 78, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करें दोनों को, ठीक है, तो 13 गुणित 78 दोनों का यदि अपन गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना। देखो 13 गुणित 78 का अपन गुना करेंगे नहीं तो 1014 आएगा, कितना आएगा 1014। ध्यान से देखो है, 1014 आ जाएगा, गुना करके देख लो। अभी अपन ने गुना भी करके देख लिया इसको पहले से। अब ये बताओ, ये जो 1014 है ये दूसरी संख्याओं से कट रहा है क्या, तो देखो यहाँ देखो, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, 1014 है, इसमें अपन 13 से भाग दें, ठीक है। इधर देखो 13 से भाग देंगे नहीं, तो अपन 13 से भाग देंगे नहीं इसको, तो ये 78 बार कटेगा, और 78 से भाग देंगे तो 13 से 13 बार कटेगा, और 2 से भी भाग देके देख लो, 2 से जाएगा इसमें, देखो 2 पंजे 10 और भागने जी की 0 और 2 सते कट गया। तो जो भी संख्या है, ठीक है, कोई दूसरी संख्या से कट जाए तो वो क्या कहलाती है अपनी भाज्य। तो ये बताओ ये भाज्य है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कि चूंकि 1014 किस किस से कट रहा है, 1014, ठीक है, हाँ, संख्याएं 2 से भी कट रहा है नहीं, अंदाज मान लिख दो, 2-3 नाम, 2, 13 एवं 78 से हाँ विभाजित हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। इसलिए ये जो संख्या थी अपनी ऊपर वाली, ये क्या है, भाज्य संख्या है। बोलो 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, समझ में आया। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। देखो नन्ना, इसमें क्या किया अपन ने, सिंपल सा फंडा है, दोनों संख्याओं में से क्या किया, पहले तो कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के देखो बताओ क्या आया, यहाँ पे 11 सत्तर 77 और 1 78, ठीक है। तो ये 13 गुणित 78, 13 गुणित 78 दोनों का गुना करा तो कितना आया 1014। अपन ने क्या दी कि चूंकि ये संख्याएं क्या है 2 से भी कटे, और मन चाहे जिससे भी काट लो, दूसरी संख्या से भी कट जाए वो, पर अपन अंदाज में 2-3 नाम यहाँ लिख दो। तो अपने 2 से काट लिया, और बाकी जो ऊपर है नहीं उनसे तो कटेगी कटेगा, क्योंकि उनका गुना करके तो आया, ठीक है। तो 13 से भी कट जाएगा और 78 से भी कट जाएगा, आदि से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये संख्या कैसी है, भाज्य, ठीक है, भाज्य संख्या है, ठीक है, हो गया इतना। अब देखो इसी हिस्से को यहाँ पे अपन करेंगे एवं वाले को, इतना समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। चलो अब इसी तरह यहाँ पे देखो, ये जो पूरा हिस्सा बेटा गुना 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 यहाँ तक, ये केवल एक है, एक पद के आएगा, और यहाँ से प्लस के बाद में ये दूसरा पद कहलाएगा। अब दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या कोई सी चीज, कहाँ है 5, ये यहाँ है, ठीक है। तो 5 कॉमन निकाल लो, जल्दी से बताओ, जल्दी फटाफट, 5 कॉमन आया, अंदर बचा जो बताओ जल्दी से, 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, और यहाँ पे प्लस करके ये भी 5 चला गया है, तो कितना बचा 1, ठीक है। अब अंदर गुना कर लो, बस 1 को बाद में जोड़ लेंगे, जैसे अपन ने 11 से 77 करा था नहीं, उसी तरह गुना करो। देखो 7 छंगे 42, ठीक है, 7 छंगे 42 और 42 चुकू, देखो 42 चुकू, 4 दूने 8 और 4 चुकू 16, 168 आया है, कितना जाए 168। तो ये तो अपने देखो 5 तो ऐसे कैसे ही है, और जल्दी से करो, 7 छंगे 42, तो देखो ये तो 42 हो गया, ठीक है। अब गुना कर लो इनका, 2 1 अन्ना 2, 2 6,
और 6 चुकू 24। तो अपन देखो ये भी 24 है और प्लस करके कितना है 1। ये बाद में सुधार होगा। अब 42 और 24 दोनों का गुना कर लो, ठीक है। तो 42 और 24 दोनों का गुना करेंगे अपन, यहाँ पे देखते हैं 42 गुणित 24। देखो 4 दूने 8, 4 चुकू 16 गुणित 2 दूने 4 और 2 चुकू 8, ठीक है। बोलो जल्दी से, 8 ऐसे कैसे ही 6 4 10 की 0 हासिल है 1 और 8 ने 1 9, 9 ने 1 10, 1008 आ गया। कितना आया 1008। तो 5 गुणित कितना आया, जल्दी बताओ फटाफट बोलो। 1008 और कहीं बचा कहीं, हाँ प्लस 1। तो 1000 कितना आ गया ये 9। तो 5 गुणित 1009, पल्ले पड़ी बात, ठीक है। अब आगे अपन करेंगे तो दोनों का गुना कर लो, करो गुना। 5 नम 45 हासिल कितना आया 4। तो 4 वैसे का वैसा, 5 का में 0 देंगे तो फिर वैसा 0 और 5 करना 5। अब ये जो संख्या है ये देखो 5 से तो कटेगी, ठीक है। ये 1009 से भी कटेगी, बोलो जल्दी से, है नहीं, क्योंकि दोनों को काट के देख लो कटेगा, क्योंकि इनके दो का गुना करके तो इतना आया। तो अपन लिखेंगे यहाँ चूंकि बिल्कुल सेम टू सेम लिखेंगे, चूंकि बोलो जल्दी से बोलो, चूंकि 5045 संख्याएं 5 और 1009 से विभाजित हो रहा है या हो रही है, इसलिए फलाना सिंह ढिमका सिंह, ये जो ऊपर लिखा ये क्या है भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख देते इस लाइन को अपन नीचे यहाँ पे बढ़िया से, चूंकि बोलो जल्दी बोलो, चूंकि 5045 संख्याएं, हाँ जल्दी बोलो, संख्याएं 5, 1009 से विभाजित हाँ हो रही है, ठीक है, हो रही है, इसलिए कौन सी संख्या, ये संख्या भाज्य नहीं है जो सवाल में दी थी। सवाल ये है 7 गुणित, पूरा बोलो फटाफट बोलो, 7 गुणित 6, हाँ 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 है, नहीं तो पता चला आखिरी में भी गुणित 5 है। तो क्या है ये भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ये है। ये भी आंसर और यहाँ भी 2 आंसर है, दोनों समझ में आया, सिंपल है, कोई कठिन तो नहीं है, ठीक है। तो भैया जितने भी बच्चे हमारे ना इसको वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बढ़िया से। ये सवाल है आपका, कुछ नहीं करना है, देखो सवाल को समझना है धैर्य से शांति से, इसमें कोई दमदारी वाली बात नहीं है ना। दोनों में से कॉमन निकालो, कॉमन निकालने के बाद में भैया गुना करो और गुना करने के बाद में जो उत्तर आए उसको कह दो कि भैया ये जैसे 1014 आया था तो 13 से 78 से और 2 से विभाजित हो रहा है इसलिए भाज्य है। और ये सामने वाला 5045 5 से और 1009 से विभाजित हो रहा है इसलिए ये भी भाज्य है, ठीक है। तो ये इतना लिख दोगे, इसके बाद में इसकी लाइन का उत्तर तो यहाँ है, इसका उत्तर ये यहाँ है, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अगला सवाल बेटा वो क्या कह रहा है अपना, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया जो मैम है नी, सोनिया मैम वो 18 मिनट लगाती है। बाकी इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि कालीचरण उप कल्लू है, डूका वाला रवि कल्लू 12 मिनट लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल समझ में आ गया कि जो सोनिया मैम है ना उसको तो 18 मिनट लगेंगे और रवि जो कालीचरण है उसको कितने मिनट लगेंगे, 12 मिनट लगेंगे। बताइए कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो तो भैया एक को है 12 मिनट और एक को है 18 मिनट। तो बेटा देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सवाल है ना। देखो यहाँ पर अपन लिखेंगे कौन सा सवाल है, ये 7वां सवाल है। 18 है तो अपन लिख देंगे 18 के गुणनखंड, जो अपन ने एससीएफ निकाला नहीं वो एक चीज करेंगे, कुछ नहीं करना अलग से। 18 के गुणनखंड और एक और कितना है 12, तो 12 के गुणनखंड। अब देखो 18 का गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ से आया 2 नाम 18, 3 त्या 9, 3 एक 3 और 12 के कितने जाएंगे
दो छंगे 12, दो तिया 6, तीन एक अन्ना 3। अब गौर से देखो 18 के कितना है, 2 गुणित 3 की घात 2। और यहाँ पे कितना है जल्दी से बताओ, 2 की घात 2 गुणित 3। पक्का। अब देखो एचसीएफ, एचसीएफ किन किन का निकाला अपन ने, 18 और 12 का। तो 12 और 18 का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या है, एचसीएफ को मतलब है हिंदी में कि महत्तम समापवर्ती। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समाप। तो माँ से मत लाओ सब, माँ से महत्तम, जल्दी बोलो, माँ से महत्तम, माँ से मत लाओ सब। मत लाओ किसको लाओ, जो दोनों में हो और दोनों में भी छोटा हो, छोटे को लेना है। नहीं तो यहाँ से तो कितना आएगा, यहाँ 2 की घात 2, यहाँ 2 है, कितना आया 2 गुणित 3 की घात 2, यहाँ 3 है, कौन सा लूं 3। तो कितना आया उत्तर 6। बस अब प्रश्न पढ़ लो रवि कालीचरण को और रवि मैम साहब को, सोनिया मैम को। तो यहाँ पे देखो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो भैया कितने कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 6। हाँ, अतः अतः वे, हाँ पुनः, हाँ 6 मिनट। ठीक है, वे पुनः 6 मिनट के बाद, ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है भैया, ये सवाल हो गया है। रवि कालीचरण क्या पढ़ा है कि बीडीडी पे निकल गया तो 6 मिनट बाद आया है। नहीं चलो, सवाल समझ में आया है पक्का। देखो भैया है ना, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पर ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न वाली जो है अपनी 1.1 थी ये। ठीक है, ये पूरी मैंने बताने की कोशिश की है। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। बहुत ही सिंपल है, केवल 3 प्रश्न है। 3 प्रश्न तो ये करेंगे, ये उदाहरण 7वां करेंगे, इंपॉर्टेंट है। उदाहरण 6 भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल है, ये उदाहरण 5 और ये यहाँ पर देख सकते हैं। इतने सारे सवाल है, अपन सब कुछ करेंगे। वीडियो पर प्रॉपर बने रहिएगा आप तो। और सारी चीजें मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भी प्रोवाइड करा दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एनुअल एग्जाम के लिए 6 तरह के प्रश्न पत्र दे रहा हूँ। हर साल में प्रश्न पत्र देता हूँ, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, 6 मॉडल पेपरों को आप तैयार कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर जानकारी ले लीजिएगा। चलिए अपन अब एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करनी 5 जो है आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था। चलिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आपको सवाल जीवन भर याद रहेगा। देखिए, शांति और धैर्य से सारी चीजें होगी। चलिए बेसिक को समझते हैं इसके। चलिए, तो ये जो प्रश्न पूछ रहा है अपने से, पूछ रहा है कि करनी 5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके अलावा इसमें उदाहरण में सवाल है करनी 2, करनी 3, करनी 7। ये आपका सीबीएसई बोर्ड में रहता है ना, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बोर्ड में यहाँ तक इतना दिया है। करनी 5, करनी 2, करनी 3 जो बेटा क्या है आपकी, ये अपरिमेय संख्या है। तो वास्तव में ये संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है जो आपकी अंडर रूट से बाहर नहीं निकलती। अंडर रूट से बाहर का मतलब है कि मैंने बोला करनी 4, क्या बोला है, करनी 4। तो करनी 4 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2, लिख सकते नहीं लिख सकते। तो यहाँ से घात 2 से करनी कैंसिल। यदि मैंने बोला करनी 9 तो इसको लिख सकते हैं अपन करनी 3 की घात 2 और घात 2 से करनी कैंसिल। तो यहाँ पर 3 के रूप में बाहर निकल गए, यहाँ पे 2 के रूप में बाहर निकल गए। जब करनी से बाहर निकल जाए तो वो तो बन गई परिमेय। करनी से यानी अंडर रूट से बाहर निकल जाए तो वो क्या बन गई आपकी, परिमेय। और करनी से बाहर नहीं निकल पाए तो वो कहलाएगी आपकी अपरिमेय। तो ये करनी 5 जो है वास्तव में अपरिमेय संख्या ही है। करनी 2 भी क्या है आपकी, एक अपरिमेय संख्या है। करनी 3 भी क्या है आपकी, करनी 7 भी क्या है। जो संख्या एक अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाती उन संख्याओं को अपन अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। और ये एग्जाम में आएगा भी, से रिक्त स्थान में आ जाए, जोड़ी में आ जाए, सत्य सत्य में की करनी 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय। करनी 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय। करनी 3 अपरिमेय। 1 नंबर पक्का हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए बोला। अब उसने सिद्ध करने के लिए बोला तो अपन इतना थोड़ी लिखेंगे हाँ भैया ये अपरिमेय है, पूरा सवाल करना पड़ेगा। अब पूरा सवाल करने के लिए अपन इसको विरोधाभास विधि लगाएंगे। कौन सी विधि लगाएंगे, विरोधाभास विधि।
विरोधाभास विधि का मतलब ये होता है कि भैया तू बोल इसे अपरिमेय, क्या बोल, अपरिमेय, हम बोलेंगे इसे परिमेय, क्या कहेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि करनी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय तो बोला उसने, पर अपन बोलेंगे उल्टा, माना कि करनी 5 क्या है, परिमेय संख्या है। और जो भी परिमेय होती है ना उसे अपन P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हो उसे, ध्यान से समझना, सवाल अभी शुरू नहीं करा अपन ने, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, है ना। तो करनी 5 के बराबरी पे क्या लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, जब ये, अरे ये परिमेय हो, जब लिखा आएगा, ठीक है। तो करनी 5 बराबरी पे कितना गया, P बटा Q, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो वर्ग जैसे करोगे तो ये हो जाएगा करनी 5 की घात 2 और यहाँ पर हो जाएगा P बटा Q की घात 2। जल्दी से बोलो फटाफट। अब जैसे इसको लिखेंगे तो ये तो निकल गया 5 के रूप में, अभी सिखाया मैंने, यहाँ देखो देखो से, ठीक है। घात 2 आ जाए तो करनी कैंसिल, ठीक है। तो किसके रूप में निकल गया, ये 5 के रूप में, और ये P कौन बन गया, P की घात 2 और बटा Q की घात भी, ठीक है। अब यहाँ पे ले जाएंगे अपन, यहाँ नीचे 5 को कहाँ ले जाऊं, नीचे, Q को कहाँ ले जाऊं, 5 की जगह पे, तो Q स्क्वायर बराबर ये पे कितना बचा, P स्क्वायर बटा 5, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। इतनी सारी चीज समझ में आ गई कि नहीं, यही बोलो हाँ जल्दी से, हाँ या ना। यदि मैंने बोल दिया यहाँ पे करनी 3, बोलो जल्दी से, तो करनी 3 को क्या लिखेंगे अपन, परिमेय मानेंगे, और परिमेय मानने के बाद में क्या लिख देंगे, P बटा Q के रूप में। तो दोनों पक्ष में क्या कर देंगे, वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो जल्दी से बोलो, करनी 3 की घात 2 बराबरी पे P बटा Q दोनों की घात 2, ठीक है। तो ये किसके रूप में निकल गया बाहर, 3 बराबर, लाइन बोलते जाओ फटाफट, P की घात 2 बटा Q की घात 2, तो Q की घात 2 बराबरी पे कितना जाएगा, P की घात 2 बटा 3। समझ में आ गया, नहीं आई इतनी सी, पक्का। अब बेटे यहाँ पे ध्यान दो, मान के चलो ये जो P है नी, इसका मान है अपना 10, कितना है, 10 मान के चलिए, है ना। तो अपन ने मान लिया इसका 10 की घात 2 बटा 5, तो इसका कितना जाएगा, 10 धाम 100, आया कि नहीं आया, 10 धाम 100 तो ये कितना आ गया 100 और बटे में 5। अब इस 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये नहीं कटे, कट जाएगा नहीं, 5 दूने 10 और 20, ठीक है, कट गया कि नहीं कट गया। तो इसी तरह ये जो 5 है ना, ये जो P है, ये P भी किससे कटेगा, 5 से। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर एक 5 छिपा है। यदि अपन 100 को निकालेंगे नहीं ऐसे यूं, तो देख गौर से, 5 करना, 5 दूने 10, फिर अपन देंगे 5 से 5 चुकू 20, फिर 2 से देंगे 2 और 2 करना 2, देखो कितने 5 छिपे, 2 पर अपने को एक 5 तो है ही सही, भले ज्यादा कितनी बार आए, पर उसमें अंदर क्या छिपा है, इसके अंदर एक 5 छिपा है। चलो ये सब चीज याद नहीं रहे तो एक लाइन याद रखना है, हम ये कहेंगे कि ये जो P की घात 2 है नी, ये 5 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 5 से यानी P की घात 2 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो P भी 5 से विभाजित होगा। यदि एक बार घात 2 करके बोलना है, फिर अपने को घात 2 नहीं बोलनी है, एक बार बोलेंगे P की घात 2, फिर दूसरी बार क्या बोलेंगे, P, ठीक है। तो बोलो, यदि P की घात 2 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से होगा। लाइन लिखूं, यदि, जल्दी से बोलो, यदि P की घात 2 5 से विभाजित, हाँ विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित, पक्का, ये चीज समझ में आ गई। यदि P की घात 2 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा। यदि इधर वाली लाइन को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे अपन, यदि P की घात 2 3 से विभाजित हो रहा है तो P भी 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये है कि इस P के अंतर्गत कौन छिपा है, एक 5 छिपा है और यहाँ पे एक 3 छिपा है। समझ में आई फिल्म नहीं इतनी। चलो इतनी चीजों को अपन अच्छे से करते हैं, फिर बाकी सवाल में अपने आप ऑटोमेटिकली सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, तो सबसे पहले अपन सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या बोल रहा है अपना, वो कि करनी 5 जो है अपनी एक अपरिमेय संख्या है। करनी 5 जो है अपना
एक अपरिमेय संख्या है। और अपन किसका यूज करेंगे? विरोधाभास विधि। और विरोधाभास विधि क्या कहेगी कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपना सवाल है, ये एक्सरसाइज आपकी 1.2 और ये पहला सवाल है। तो माना कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। और करनी 5 जब परिमेय है तो परिमेय को अपन किसके रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज याद रखना, जहां P बाई Q इज इक्वल टू क्या रहेगा? सह अभाज्य। सह अभाज्य, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इतनी ध्यान रहेगी। सहभाज्य का मतलब ये है कि ये P जो है या तो 1 से कटेगा। सहभाज्य का मतलब समझ लेना, ये जो P है या तो 1 से कटेगा, नहीं तो खुद P से कटेगा। फिर से बोलो लाइन, ये जो P है या तो 1 से कटेगा या फिर खुद P से ही कटेगा। ये जो Q है ये Q भी 1 से यानी कि 1 से, और या फिर खुद Q से ही कटेगा। उसके अलावा कभी करनी 5 से कट जाए, 2 से कट जाए, 4 से कट जाए तो बता देना कि ये परिमेय नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं, चलो आगे बढ़ाएंगे। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर वर्ग करो तो करनी 5 किसके रूप में बाहर निकलेगा? करनी 5 की घात 2 बराबरी पे P बटा Q दोनों की भी घात 2। बोलो जल्दी बोलते जाओ उत्तर अब फटाफट है। हाँ, 5 बराबरी पे P की घात 2 बटा Q की घात 2। ठीक है, अब आगे बढ़ाएंगे तो Q स्क्वायर इक्वल क्या जाएगा आपका? P स्क्वायर बाई 5। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ध्यान से देखेंगे तो इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। लाइन लिखो, यदि P की घात 2 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, लिखो लाइन जल्दी से बोलो, यदि P की घात 2 5 से विभाजित हो तो P भी 5 से, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये आपकी स्थिति नंबर 1। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है? इस P के अंतर्गत कौन छिपा है? 1 5 छिपा है। तो अपन लिख देंगे P के अंतर्गत कौन छिपा है? 1 5 छिपा है। और भगवान जाने कौन कौन छिपा है? 2 है, 3 है, 4 है, पर 1 5 तो है, यदि कट रहा है, नहीं तो कटता नहीं। विभाजित हो मतलब उसके अंतर्गत वो चीज छिपी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने 5 लिख दिया, और बाकी जो चीज अपने को नहीं पता है उसके लिए अपन ने क्या लिख दिया? M। ये क्यों लिखा है M? क्योंकि इस P के अंतर्गत एक तो 5 तो है ही है, बाकी हमको नहीं पता 2 है साहब की, 4 है कि 3 है कि 8 है कि 10 है कि 21 है कि 23 है, कुछ भी हो, और उन सबके बदले हमने क्या लिख दिया? M। बाकी हमने 5 लिख दिया। ठीक है, अब इस P का मान उठा गया था, चलो जल्दी से देखो P का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखने पर P का मान समीकरण 1 में रखने, बोलो सवाल बोलो फटाफट बोलो। Q स्क्वायर इक्वल P की जगह पे क्या लिख दूं? हाँ 5 AM लिख दिया, देखो गौर से P की जगह पे, और घात 2 है नहीं तो घात 2, और बटे में कौन है? 5 है। जल्दी से करो, फटाफट करो। तो Q स्क्वायर बराबर है कितना? 25 AM स्क्वायर, और बटे में कौन है? 5 से काटो 5 पक्का। अब ये 5 कहाँ ले जाऊं? बटे में ले जाऊं, क्योंकि तो अकेला कौन रहेगा? AM स्क्वायर। तो अपन ने सीधा करके लिख दो इसे, AM स्क्वायर बराबरी पे कौन है? Q स्क्वायर है, और बटे में कौन आया है? हाँ कहाँ है P? यहाँ। ठीक है, ये बटे में कौन आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, नहीं ये 5 जो है कहाँ चला गया? बट्टे में। ठीक है, तो Q स्क्वायर बटे 5। वापिस वही लाइन लिखो, यदि P की जगह कौन आ जाएगा? Q।
यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यदि क्यू स्क्वायर, बोलो जल्दी से, 5 से विभाजित, हाँ, विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित, ये क्या बन गई अपनी स्थिति नंबर सेकेंड। ये इसका मतलब क्या है, इस लाइन को पढ़ो ध्यान से। भाई लाइन क्यों लिखी अपन ने, क्योंकि अपन ने जो बात कही थी वो गलत हो जाएगी अपनी बात। देखो यदि क्यू किससे विभाजित हो रहा है तो क्यू भी, यदि क्यू की घात 2 5 से कट रही तो क्यू भी, लाइन पकड़ो यहाँ, क्यू काय से कट रहा है, फिर से बोलो लाइन, क्यू किससे कट रहा है, क्यू किससे कट रहा है 5 से। यहाँ पे पी किससे कट रहा है, क्यू 5 से, पी भी। और अभी शुरुआत में एक लाइन की थी मैंने कि ये जो पी है या तो 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा, खुद मतलब पी, या फिर 1। यदि 2 से कट जाए, 4 से कट जाए, 5 से कट जाए, कहीं की दूसरी संख्या से कट जाए तो ये मत बोल देंगे अपन ये सहभाज्य नहीं है, और सहभाज्य नहीं है मतलब ये परिमेय भी नहीं। फिर से लाइन दोहराऊं, सहभाज्य का मतलब ये है कि ये जो क्यू है, ये क्यू या तो 1 से कटेगा, 1 यानी कि 1, और या फिर खुद क्यू से कटेगा। इसके अलावा ये 2 से, 4 से, 5 से, 8 से कहीं से भी कट जाए तो कह देना कि ये सहभाज्य, और सहभाज्य नहीं है तो सामने वाली भी परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। इसका मतलब कौन सी संख्या है, अपरिमेय। पल्ले पड़ी बात, ठीक है। तो यहाँ देखो कौन से, पी अपना किससे कट रहा है 5 से, ये क्यू भी किससे कट रहा है, तो मतलब अपन कह देंगे अतः स्थिति 1, ये देखो स्थिति 1 और स्थिति 2 से स्पष्ट है कि करनी 5 एक परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। क्या है मतलब, अपरिमेय है। पल्ले पड़ी बात। चलो लाइन को लिख देंगे, फिर से समझो क्या किया अपन ने। देखो करनी 5 जो थी उसने बोला है अपरिमेय, अपन ने क्या कर दिया इसे परिमेय। तो बोलो जल्दी बोलो, करनी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय को किसके रूप में लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, पी बटा क्यू के रूप में। इसका मतलब क्या, ये सहभाज्य है। कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, अभी 2 सवाल और आएंगे ऐसे कैसे, पूरा समझ में आएगा अपने आप ये। चलो वर्ग करने, जल्दी से बोलो, घात 2, यहाँ भी घात 2, घात 2 से करनी कैंसिल, 5 बच गया, यहाँ पे घात 2, यहाँ भी घात 2। एक बार अपन क्या करेंगे, पी के बटे में ले जाएंगे इसको 5 को, तो ये आगे देखो क्यू ऊपर चला गया, 5 बटे में चला गया। तो यदि पी की घात 2 5 से विभाजित हो रहा है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, स्थिति नंबर 1। इसका मतलब क्या है कि इस पी के अंदर का कौन छिपा है, कौन छिपा है, तो भैया ये 5 की तो मालूम पड़ गई पर बाकी की नहीं मालूम, कौन कौन सी चीज, तो उसकी जगह पे क्या लिख दिया अपन ने, ये गुणनखंड है, और दूसरे कहीं की भी संख्या जो है वो है, मान के चलो 2 है, 7 है, 9 है, 11 है, कुछ भी है, उनके सबकी जगह पे क्या लिख दिया अपन ने, एम। 5 तो लिख दिया। तो पी का मान कहाँ रख दिया अपन ने, समीकरण नंबर 1 में, ये उठा के दचक दे यहाँ, क्यू स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया, पी की जगह पे कितना लिख दिया 5 एम, और घात 2 और बटे में 5, ये तुम्हारा था 25 और एम की घात 2। फिर कटेंगे तो 5 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है। तो बच्चा कौन, जल्दी से बोलो, ये 5 गया बटे में, तो एम स्क्वायर बराबरी पे कौन बन गया, क्यू स्क्वायर बटे में 5। फिर से लाइन लिख दो, क्यू स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अतः की लाइन बोलो, अतः स्थिति 1 व स्थिति 2 से स्पष्ट है, अतः स्थिति 1 और स्थिति 2 से स्पष्ट है, अतः स्थिति 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि करनी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। पूरा सवाल हो गया साहब, इनका यही पता नहीं चला सीता जी को किसने मारा था, हैं सीता जी को मार दिया था कोई ना कोई, रावण के मारा था। हाँ, राम और सीता का कहीं संबंध था, भाई बहन नहीं, हाँ तो वही तो फिल्म है यहाँ। तब ये सवाल खत्म हो गया, ये नहीं पता कि परिमेय संख्या नहीं है। तो अतः करनी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड, ये उत्तर नहीं लाया अपन ने सिद्ध करा है, क्योंकि उसने बोला था कि सिद्ध कीजिए।
चलिए समझ में आया है। चलो अभी नहीं आया, थोड़ा बहुत डाउट है तो अभी करनी 2 के लिए देखेंगे, करनी 3 के लिए देखेंगे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये अगला सवाल भी सेम टू सेम ऐसे होगा। करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है और इसके बाद में ये उदाहरण रहेगा करनी 3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन करनी 2 को करते पहले हैं। किसको करेंगे? करनी 2 को। सिंपल है, वापिस वही की चीज लिखेंगे। माना कि, हाँ जल्दी से बोलो फटाफट, थोड़ा सा इसको तो बड़ा कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, माना कि करनी 2 अंडर टू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब पूरा सवाल समझ में आ जाएगा है, सेम टू सेम वैसे का वैसी प्रोसेस है। चलो अब जब परिमेय है तो अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इक्वल क्या जाएगा? P बटा Q, जहां P बटा Q बराबरी पे क्या है आपकी? सह अभाज्य संख्या है। समझ में आ गई बात इतनी? चलो अब भैया ध्यान से देखो, वर्ग करने क्या करेंगे? वर्ग करने, वर्ग करो अंडर रूट 2 की घात 2 बराबरी पे P की घात 2, सॉरी हाँ मैंने गलत लिख दिया, P बटा Q दोनों की घात 2 होल स्क्वायर मतलब। ठीक है, अब बोलो जल्दी से बोलते जाओ फटाफट उत्तर बोलो। ये तो निकल गया 2 के रूप में और बराबर करके कितना आया? P की घात 2 बटा Q की घात 2। ठीक है, अब Q की घात 2 को वहां ले जाऊं ऊपर, जल्दी बोलो। तो Q की घात 2 बराबर आ जाएगा आपका P की घात 2 बटे में कितना आ गया? 2। समीकरण नंबर क्या बना दिया अपन ने इसको? 1। बोलो लाइन बोलो, याद है लाइन? यदि P की घात 2 से विभाजित हो रहा है तो P भी 2 से विभाजित होगा। यदि, बोलो जल्दी से, यदि P की घात 2 से विभाजित हो रहा है तो P भी, हाँ P भी, तो P भी 2 से विभाजित होगा। P भी 2 से विभाजित होगा। स्थिति नंबर 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ जल्दी से फटाफट। इसका मतलब क्या है? इस P के अंतर्गत कौन छिपा है? 2 छिपा है। उस अगली बार 5 था तो इस P के अंतर्गत कौन छिपा था? 5। अब यहाँ 2 से कट रहा है तो मतलब इस P के अंतर्गत कौन छिपा है मेरे भैयू? 2। और बाकी साहब हमें नहीं पता कौन छिपा है, इसलिए हम बाकी के लिए क्या लिख देंगे? ठीक है, अब इस P के मान को उठा के कहाँ रख दूं? समीकरण नंबर 1 में। तो P का मान समीकरण 1 में बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। तो यहां से बोलो Q स्क्वायर बराबरी पे P की जगह पे कौन आ गया? 2m की घात 2 और बटे में कितना है? 2। ठीक है, जल्दी से बोलते जाओ फटाफट बोलते जाओ। Q स्क्वायर बराबरी पे 2 दूने कितना हो गया? 4 और m स्क्वायर और बटे में कितना है? 2। फिर इस 2 से काटेंगे, 2 दूने 4। बोलो जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो। ये 2 कहाँ जाएगा? बटे में। तो बोलो m स्क्वायर बराबरी पे कितना जाएगा? Q स्क्वायर बटा 2। तो ये m स्क्वायर बराबरी पे देखो ये Q स्क्वायर वैसे का वैसा, बटे में कौन आया इसके पास में? 2। फिर से लाइन लिखो जल्दी से फटाफट बोलो। यदि Q की घात 2, हाँ यदि Q की घात 2 से विभाजित हो रहा है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। इसको स्थिति नंबर क्या बनाएंगे अपन? 2। अब स्थिति नंबर 1 और 2 को दोनों को पढ़ो, अभी तो अपन ने सिखाया है। जब स्थिति नंबर 1 और 2 दोनों ये कह रही कि ये P जो है यहाँ P किससे कट रहा है? 2 से। यहाँ Q किससे कट रहा है? लेकिन लाइन Q भी 2 से विभाजित होगा।
यहाँ भी लिखा अपन ने p भी 2 से विभाजित होगा। और जब दोनों संख्या कहीं की भी संख्या से विभाजित हो जाए, दूसरी भले 2 से हो जाए, 4 से हो जाए, 5 से हो जाए, या तो ये खाली p खुद से कटता या फिर 1 से कटता, तो ऐसी कंडीशन तो नहीं है यहाँ। ये बोल रहा है कि 2 से कटेगा। ठीक है, तो बताओ जल्दी से कि स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2 दोनों से स्पष्ट है कि हमारी जो करनी 2 है वो क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। नहीं, परिमेय नहीं है कौन, अपरिमेय। तो लिखेंगे स्थिति 1 और स्थिति 2 से स्पष्ट है। जल्दी बोलो फटाफट, हाँ लाइन बोलो। हाँ, स्थिति 1 एवं 2 से कि हाँ करनी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः बोलो जल्दी से, हाँ करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, खा ही लेना है, नहीं ये प्राउड हो गया। ठीक है भैया, बहुत सिंपल है। यदि इसकी जगह पे करनी 3 रहता तो बताओ कैसे सवाल होता, फटाफट बताओ। यहाँ पे करनी 3 रहता कि माना कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, बताओ। तो बोल के बताओ लाइन फटाफट। माना कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है, तो बोलो करनी 3 बराबरी पे p बटा q, जहां p बटा q बराबरी पे सहभाज्य है दोनों पक्ष में वर्ग करने पर। तो यहाँ पे कितना जाता, 3 की घात 2, बाकी p की घात 2 बटा q की घात 2, ऐसे कैसे ही। तो ये यहाँ से कितना निकल कर आता, अरे 3 के बारे में चल रही फिल्म, तो 3 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, q की घात 2 बराबरी पे p की घात 2 बटे में 3 आएगा। भगवान, ऐसे महान मूर्ति कहाँ से आ गई। देखो ये 2 की जगह पे कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ 3 की बारी चले, 2 2 के देखे 2 2 मत बोलो। ठीक है, यदि p की घात 2 किससे विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, तो p भी 3 से विभाजित होगा। स्थिति नंबर 1, तो p बराबरी पे कितना जाएगा, यहाँ 2 की जगह पे 3m, तो p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर q स्क्वायर बराबरी पे जाएगा 3m स्क्वायर बटे में 2, हाँ 3। ठीक है, यहाँ पे 3 त्या 9 और 9 का बटन कौन है 3, तो कैंसिल 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो जल्दी से बताओ m स्क्वायर बराबरी पे q स्क्वायर बटा 3, तो यदि q स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो q भी 3 से विभाजित होगा। स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट है कि करनी 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः यहाँ क्या है, एक अपरिमेय। कर लोगे पक्का, तो करनी 3 का आपको करके बताना। अभी हाल ही ये उदाहरण है यहाँ से। ठीक है, बाकी जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो भी वीडियो को रोक के इस सवाल को पहले हल करके बताएंगे। चलिए, है ना, पहले इसको हल करो, उसके बाद में अपन आगे के सवाल को देखते हैं यहाँ से। अब देखिए जो आपका अगला सवाल है वो क्या कह रहा है, दूसरा सवाल है ये। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगी, पर बहुत सिंपल है। ये सबसे सरल सवाल और इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ना कि इसमें से ये या तो ये सवाल पूछ लेता नीचे तीनों 3 नीचे के तीनों, और या फिर ये उदाहरण वाला है ना, ये उदाहरण 6 और ये उदाहरण 7, तो सब एक ही चीज होगी। एक सवाल करेंगे अपने आप समझ में आएगा। तो पढ़ लीजिए सवाल को एक बार और पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपन इसका उल्टा बनाएंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सवाल को देख लेना कौन है, 3 + 2 √5। चलो इसको रख देते हैं साइड में। यहां से बोलो माना की लाइन बोलो, माना की बोलो 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय। ठीक है, और परिमेय संख्या का क्या नियम है कि उसे अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो बोलो 3 + 2 √5 इज इक्वल क्या लिख देंगे, p बटा q। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। अब आगे की प्रोसेस उसी तरह नहीं होगी कि वर्ग करने पर ये करने पर, इसका थोड़ा सा अलग करेंगे।
अपन ने अभी सीखा कि करनी 5 क्या है, अपरिमेय। करनी 3 क्या है, अपरिमेय। करनी 2 क्या है, अपरिमेय। करनी 7 क्या है, अपरिमेय। ये अभी तो सीखा अपन ने। तो अपन क्या करो, करनी 5 को रख लो अकेले को और एक एक करके सबको भगा दो। फिर से बोलो क्या लाइन की अपन ने, कि अपन करनी 5 को अकेले को रखेंगे और एक एक करके दहलात करके उनके उधर भगा देंगे। किसको भगाएंगे सबसे पहले, 3 को। 3 उधर जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 कहाँ जाएगा, अच्छा 2 कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ ध्यान से देखो, एक एक करके भगाओ, एक एक करके। देखो किसको भगाया अपन ने, 3 को पहले। तो यहाँ पे रह गया आपका 2 करनी 5 बराबरी पर जाएगा पी बटा क्यू, और ये 3 उधर गया, काय का बन गया ये, माइनस का। अब याद करो 2 तो बट्टे में जाएगा, और उससे पहले यहाँ पे देखो गुना हो रहा है, देखो करो तो करो, जल्दी करो, फटाफट करो, देर मत करो। 2 करनी 5 बराबरी पे पी माइनस 3Q। ठीक है, और बटे में कौन है, अरे बटे में क्यू है नी। ठीक है, अब बस ये सवाल हो गया, अब 2 को कहाँ ले जाओ, बटे में। तो आंसर बोलो, जल्दी से बोलो, करनी 5 बराबरी पे पी माइनस 3Q, और बटे में ये क्यू के पास कौन आ गया, 2, तो 2Q आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो कितना सिंपल सवाल है। ये था ऐसा, अपन ने लिख दिया, इसको परिमेय है। परिमेय को अपन क्या लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में। पहले किसको भगाया, 3 को। तो देखो यहाँ से 2 करनी 5 ऐसे कैसा, पी बटा क्यू, और ये माइनस में गया 3। अब 3 है तो 3 गुना करा तो पी माइनस 3Q, बटे में वापिस क्यू, ये आगे देख लो। अब 2 कहाँ चला गया, बटे। तो करनी 2 करनी 5 बराबरी पे पी माइनस 3Q बटे 2Q। अब अपन जानते हैं कि करनी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए सामने वाला भी क्या है, अपरिमेय है। समझ में आई बात नहीं आई। अतः हम जानते हैं, वी नो डेट, ठीक है, हम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि करनी 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए सामने वाला आगे, उसके आगे जो लिखा है वो भी क्या बनेगा आपका, अपरिमेय संख्या। तो इसलिए P माइनस 3Q बटा में 2Q भी, हाँ भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है भैया, पक्का समझ में आया। क्योंकि करनी 5 क्या है आपके, अपरिमेय, तो बराबर लगाए, बराबर का मतलब भैया तू राम तो मैं भी राम, तू रावण तो मैं भी रावण। ठीक है, यानी कि मतलब ये 10 मान है तो इसका मान भी 10। ये बोल रहा है कि ये अपरिमेय, तो ये भी बराबर का मतलब यही है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि करनी 5 क्या है आपकी, एक अपरिमेय है, इसलिए P माइनस 3Q बटा 2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब सवाल क्या दिया उसने लिख दो, उसमें से अतः करके उत्तर लिख दो। अतः ये सामने वाला जो है ये परिमेय नहीं है, कौन है ये, जब ये जो है ये अपरिमेय, ये भी क्या बना, अपरिमेय। इधर देखो ये भी फिर क्या बना, अपरिमेय। जब ये भी फिर ये कौन बना, अपरिमेय, तो फिर ये भी अपरिमेय, तो ये भी सब अपरिमेय है। ठीक है, तो अतः सवाल का नाम लिख दो, 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सवाल को देखिए भैया, जितने भी बच्चे ना वीडियो को देख रहे हैं ना, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक एक सवाल को देख लेंगे, फिर रोकना है वीडियो को, फिर अपने खुद में कॉपी में उतारना है। पता चले एक सिर से देखते जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आना है। राम नाम भजना पराया माल अपना। ठीक है, नहीं तो फिर चलो जल्दी से देखो क्या बोला था उसने, कि ये अपरिमेय है, तो अपन ने मान लिया इसका उल्टा, माना कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को क्या लिख देंगे अपन, बराबर P बटा Q। तो P बटा Q है तो 3 को उधर भगाया और 3 गुना करा, ये प्रोसेस आ गई, ये हो गया। सामने वाले को दिया कि भैया तू भी अपरिमेय, तो तू भी अपरिमेय, तब तुम 2 अपरिमेय, तो ऊपर का भी अपरिमेय। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, सिंपल है ये। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। तो सिद्ध कीजिए
कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला सवाल क्या है, 1/2 दूसरा क्या है 7/5 है, और तीसरा क्या है 6+2। ठीक है, सिंपल है। चलो पहला सवाल देखते हैं, 1/2। वही की वही लिखेंगे, पूरी प्रोसेस वही रहेगी। 1/2 माना 1/2 एक अरे अपरिमेय की परिमेय, परिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपकी क्या है परिमेय संख्या है, और परिमेय है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 बराबरी पे कितना जाएगा P/Q। अब ध्यान दो है, यदि मैं कहूं कि ये आपका है 1/2, देखो ये दोनों हाथ ऐसे रखे हैं, यदि मैंने एक हाथ को इधर करा तो दूसरे को भी कैसा करना पड़ेगा ऐसे ही। जब सीधा क्या आएगा, ये तो दो ही रखो तो उल्टा उल्टा रखो, और दोनों रखो तो सीधा सीधा रखो। तो मैं ध्यान देना है, ये ऐसा है, मैंने इसको ऐसा किया, तो ये भी ऐसा है, तो ये भी कैसा जाएगा ऐसा जाएगा। बोलो जल्दी बोलो भाई, फटाफट बोलो। तो 1/2 है तो करनी 2/1 कितना जाएगा ये करनी 2/1। तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा Q/P। समझ में आ गया बात नहीं, और एक का कोई वैल्यू वक्त नहीं है, तो एक की वैल्यू वक्त नहीं है, तो अपन लिखेंगे इसको करनी 2 इक्वल हो जाएगा Q/P। ठीक है, और हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए उसके आगे का बोलो जल्दी से, इसलिए Q/P भी, ये भी तो लिखोगा Q/P भी एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः की लाइन है वो। ठीक है, तीसरे समझ में आ गई। ठीक है, ये तो ये सामने वाला लिखा अपन ने, ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय। अब अतः की लाइन यहां से लिखेंगे जो प्रश्न में दिया था, अतः हाँ 1/2 एक अपरिमेय रूट। ठीक है, सिंपल है, कठिन तो नहीं है ज्यादा। ठीक है भैया, चलो यहाँ से अपन थोड़ा सा इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिन बच्चों को करना है कंप्लीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको देखो ध्यान से, कि 7/5, देखो ध्यान से 7/5 आपकी क्या है अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करो। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को तुम खुद करके बताओ, जितने बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भी वीडियो को रोक के ये सवाल करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सवाल था अभी अपन ने, मैंने बोला आपको कि ये सवाल खुद को करना है। चलिए, कई बच्चों ने रोक के किया होगा, कई बच्चे क्या होगा आलस खाक हो गए ना कि कहीं कुछ भी नहीं किया होगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ने अपने कोचिंग में यहाँ पर किया है। तो ये सवाल है आपका कि 7/5 एक अपरिमेय, तो अपन लिखेंगे माना कि 7/5 क्या आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय है तो इसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P/Q के रूप में लिखेंगे तो ये 7 कहाँ चला जाएगा बटे में, बस इतना सा करना था। तो करनी 5 बराबरी पे P/7Q। हम जानते हैं कि करनी 5 आपकी अपरिमेय संख्या है, इसलिए आगे वाला भी अपरिमेय होगा, ये हो गया। अतः 7/5 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। स्क्रीनशॉट ले लेना है ना यहाँ से। ठीक है, वैसे राइटिंग तो उर्दू में है, पर चलो जैसे तैसे काम चला लो अपना, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये अपना अगला सवाल है आपका 6 प्लस करनी में 2 है। चलिए आगे देखते हैं सवाल को यहाँ से बढ़िया से। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये तीसरा सवाल है, 6 + √2। ठीक है, बोलिए। हाँ, माना कि, तो ये सवाल है अपना, तो माना की वाली लाइन लिखेंगे, माना कि 6 + करनी 2 एक अपरिमेय परिमेय है ना, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो भाइयों किसको रखना, केवल अकेले को जो करनी में उसको रखो, बाकी करके भगाओ। ठीक है, तो भगाओ, किसको भगाएंगे 6 को, तो 6 गया उधर, तो काय का बन गया ये माइनस का,
ठीक है, तो ये आपका हो गया करनी 2 बराबरी पे P बटा Q माइनस 6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या होगा, ये Q का गुना इधर हो जाएगा तिर्यक, बोलो जल्दी से। तो करनी 2 बराबरी पे P माइनस 6Q और बटे में वापिस Q। हम जानते हैं, हाँ बोलो जल्दी से, हम जानते हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय इसलिए उसके आगे वाला बोलो, P माइनस 6Q बाई Q भी एक अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है भैया, इसलिए ये भी क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। अतः की लाइन देख के बता दो, अतः कौन सा सवाल है अपना, ये है। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड। प्रूव्ड कर रहा है अपन ने, है ना। यहाँ पर उत्तर मत लिख देना, जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न पूछे तो वहां पे अपने को लिखना है, या तो हिंदी में लिख दो सिद्ध हुआ, या फिर लिख दो प्रूव्ड, और जहां दे संस्कृत याद होते इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, कर सकते हैं आराम से सवाल इसको। चलो भैया, इसके बाद में आपका उदाहरण वाला सवाल है। उदाहरण वाला सवाल को देखते हैं, छठा सवाल है, ये सिंपल है। चलिए, अभी सभी बच्चे है ना जो वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसको रोक के करने का प्रयास करें इस सवाल को। ठीक है, देखते हैं कि आप सीखे या नहीं सीखे, फिर मैं आप इसके बाद में तुरंत कराऊंगा। पर बाकी आप भी यहाँ पे कोचिंग बैठे जो भी करना है, और बाकी आपको जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी रोककर वीडियो को, इस सवाल को कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आप अपना सवाल मिलान कर लीजिएगा, आपने सही किया है या गलत किया है। तो देखिए 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको साइड में रख देते हैं अपन, और सवाल को करते हैं कि माना कि, जल्दी से बोलो उदाहरण कौन सा है, ये एग्जाम्पल है आपका 6, है ना। तो एग्जाम्पल 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो कितना है, माना कि, बोलो तो हाँ 5 माइनस करनी 3 एक, अरे यार, परिमेय संख्या है। तो परिमेय है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू आ जाएगा P बटा Q। चलो अब ध्यान से देखो, हर बार क्या रहता था, जो अपना करनी वाला माल रहता था नहीं, वो प्लस कर देता था। अब की बार क्या है, माइनस में, इसलिए कुछ नहीं करेंगे, करनी 3 को ले जाओ उधर, और P बटा Q को इधर तो के लेके आ जाओ। तो ये 5 माइनस P बटा Q बराबरी पे कितना जाएगा आपका, अंडर रूट 3। ठीक है, अब सीधा करके लिखने से पहले इसको 3 गुना कर दो, जल्दी करो जल्दी करो, कितना सिंपल सवाल है यार। ठीक है, तो 5Q माइनस 5Q बराबरी पे Q बराबर कितना गया, करनी में 3, समझ में आया, करनी 3। अब भैया कई मूर्खों का सवाल गलत होगा, यहाँ पर देखना आप, कई बुद्धिजीवी का सवाल गलत होगा, मिलान कर लेना, है ना। यदि आपका सवाल सही है तो कमेंट में लिख देना यस, और झूठा भी कर देना, कई तो झूठा ही कमेंट कर देंगे, नहीं हमारा सवाल तो सही था। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर अपन सीधा करके लिख देते हैं केवल, बस कुछ नहीं करा, करनी 3 बराबरी पे 5Q माइनस P और बटे में Q। हम जानते हैं, वी नो डेट, हाँ इंग्लिश आती है हमें भैया, ऐसा नहीं, हाँ हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 करनी 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हाँ, इसलिए 5Q माइनस P बटा Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः की लाइन बोलो, अतः की लाइन जल्दी बोलो, अतः, हाँ ये यहाँ से टिप टाप के, अतः 5 माइनस करनी 3, अतः 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव्ड। कितना सिंपल सवाल था। ठीक है, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, और जिन बच्चों का सवाल सही था वो लिख देना कि बस अपना तो सही है, बाकी तो कई क्या है गलत रहेगा तो कमेंट ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से देख लो, ये हो गया इतना।
चलिए अंतिम सवाल बचा हुआ है इस चैप्टर का, अंतिम। इसके अलावा आपका लक्ष्य कोई सी भी चीज नहीं पूछी जाएगी। ये भी बहुत सिंपल कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया था वार्षिक में, इतना सा सड़ा खाद सवाल। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अंतिम 3 प्लस करनी 3 अंडर रूट 2 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन इसको। एग्जाम्पल कौन सा है ये जल्दी बताओ। एग्जाम्पल है 7, माना कि हाँ 3 अंडर रूट 2 है ना, यही है। हाँ 3 अंडर रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये तो लिख दोगे। लिखने के बाद जल्दी बताओ फटाफट। 3 करनी 2 बराबरी पे आपका P बटा Q। ठीक है, अब P बटा Q तो 3 कहाँ चला जाएगा जल्दी बताओ, बटे में, तो करनी 2 बराबरी पे P बटा 3Q। हम जानते हैं कि करनी 2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये भी अपरिमेय होगी। अतः की लाइन बोलो, अतः 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये देखिए मैंने पूरा चैप्टर आपको आराम से समझा दिया है। अंत में यही कहूंगा कि आपको थोड़ी सी चीज और याद करनी इसमें। एक तो ये दूसरी लाइन पढ़ना है ध्यान से कि यदि कोई P अब कोई अभाज्य संख्या है तो P a स्क्वायर विभाजित करता तो P भी a को विभाजित करेगा। ये लाइन आपकी रिक्त स्थान में आप पूछ सकता है। बाकी ये तो आती है कि करनी 2 और करनी 3 क्या है आपकी अपरिमेय संख्या, बहुत ज्यादा पूछता रिक्त स्थान में है। और इसके बाद में ये आपका ये ध्यान देना, ये HCF PQR इंटू LCM बराबरी पे PQR, यानी कि 3 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल हो गया, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबरी पे क्या होता है, HCF इंटू LCM। ठीक है, HCF इंटू LCM। और बाकी 3 संख्याओं का गुणनफल कभी भी नहीं होता। 3 संख्या ये देखो PQR 3 है, तो 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं होता है, नहीं लिखा यहाँ पे, LCM इंटू HCF। बस ये पार्ट आपका खत्म है। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अंत तक जो बच्चा ठहरा है तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर 2 जो है अपन एक ही वीडियो में कवर कराएंगे इसको भी। आप तो धैर्य से शांति से सारी चीजों को करिएगा। अगले चैप्टर में सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे, रेखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, इसको भी अपन एक ही वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। अच्छा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि आप पहली बार चैनल पर हैं तो 6 तरह के प्रश्न पत्र दे रहा हूं मैं मॉडल पेपर वार्षिक के लिए, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हर साल देते हैं। यदि अपन अगले साल भी देख रहे हैं तो उस साल के लिए भी नंबर दिख जाएंगे आपको, कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर कर लीजिए। बाकी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो चालू कर दी गई है, अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये मैंने पूरा चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ एक एक उदाहरण सहित, और मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रृंखला अलग चल रही है। साइंस हो गया, हिंदी हो गया, A to Z कोई सी भी चीज की जानकारी चाहिए, चैनल पर नंबर दिए गए हैं, कॉल करिए, तुरंत आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पहली बार है तो यही कहूंगा, आपके लिए मेहनत की है, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।